चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने कैपिटल गेन बताया था, दिमाग में सारी चीज़ें सेट है। 2 मिनट के अंदर पहले हम एक बार रिवीजन कर दें। चलिए बहुत बढ़िया। कैपिटल गेन में हमने जो आपको चार्जिंग सेक्शन बताया था, दैट वाज जो सेक्शन 45 सब सेक्शन 1, जिसमें कहा गया था एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट शैल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द सेम प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस। यही तो बताया गया था। अच्छा, इसके बाद मैंने कहा था सेक्शन 45(1), इसके जो बाकी सब सेक्शंस हैं वो हम लोग आगे देखेंगे एक्सेप्शंस के केस की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने इसमें कहा था कि 2 चीज़ों की डेफिनेशन याद करनी जरूरी है। सेक्शन 2 क्लॉज 14, सेक्शन 2 क्लॉज 47। सेक्शन 2 क्लॉज 14 क्या कहता है? कहता है कैपिटल एसेट की डेफिनेशन हम बताते हैं, और कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में अमेंडमेंट आया है, मालूम है ना आपको? मैंने कहा था ना अमेंडमेंट आया है, और बहुत ही अच्छा अमेंडमेंट है। पहला चीज़ था इसमें कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, चाहे वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड हो या मेरे बिजनेस से रिलेटेड ना हो, तो अगर आपके दिमाग में इस तरह का कोई डाउट है कि मेरा घर, मेरी ज़मीन बिजनेस के लिए नहीं है, तो क्या वो कैपिटल एसेट है? जवाब है हाँ। मेरी ज्वेलरी, क्या वो बिजनेस है, क्या वो कैपिटल एसेट है? जवाब है हाँ। हमको कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड हो चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड ना हो, कैपिटल एसेट मानी जाएंगे। यानी फर्स्ट साइट में सारी की सारी चीजें आपकी कैपिटल एसेट हैं, इनको छोड़कर। किनको छोड़ दें? पहला मैंने बताया था स्टॉक इन ट्रेड, दूसरा मैंने बताया था हाँ पर्सनल इफेक्ट्स। जी हाँ, पर्सनल इफेक्ट्स में फिर कुछ ना में ना हो गया था, यानी कैपिटल एसेट में हाँ हो गया था। कौन कौन सी चीज़ें ना हो गई थी पर्सनल इफेक्ट्स में? सर ज्वेलरी था, ड्राइंग था, पेंटिंग था, आर्ट ऑफ वर्क था, स्कल्पचर्स था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने तीसरा बताया एग्रीकल्चरल लैंड जो शहर में ना हो। यही तो बताया था, अगर कोई कैपिटल एसेट शहर में होगी तो वो कैपिटल एसेट मानी जाएगी, लेकिन अगर वो स्पेसिफाइड एरिया में नहीं है तो वो हमारी रूरल यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड मानी जाएगी। सर क्या बताया गया था एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में? कहा गया था कोई भी चीज़ स्पेसिफाइड एरिया यानी शहर में मानी जाएगी। हमने केवल एक लेमैन की लैंग्वेज में बोला था शहर में मानी जाएगी, अदरवाइज उसका मतलब ये होता है स्पेसिफाइड एरिया। कोई भी एसेट स्पेसिफाइड एरिया में मान ली जाएगी अगर उस पर्टिकुलर म्यूनिसिपैलिटी, कंटोनमेंट बोर्ड, टाउन बोर्ड एरिया, टाउन कमिटी का के अंदर जमीन आती हो, प्लस वहां की पॉपुलेशन 10,000 से कम ना हो, 10,000 से कम ना हो। यही तो बताया था। अच्छा, दूसरा उसके बाद बताया था इसके बाहर की भी एसेट्स हमारी नहीं मानी जाती एग्रीकल्चरल लैंड। कब नहीं मानी जाएंगी एग्रीकल्चरल लैंड? अगर वो स्पेसिफाइड एरिया जो अभी मैंने म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड बताया था उसके बाहर 2 किलोमीटर के अंदर हो, विद इन 2 किलोमीटर्स हो, अप टू 2 किलोमीटर्स हो, एंड हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10,000 बट अप्रूव्ड अप टू 1 लाख। अच्छा, कोई भी लैंड जो इस म्यूनिसिपल बोर्ड और कंटोनमेंट बोर्ड की लिमिट से 6 किलोमीटर के अंदर हो, लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से प्लस हो, 10 लाख तक हो, और कोई भी लैंड जो इस म्यूनिसिपल बोर्ड या कंटोनमेंट बोर्ड या लोकल लिमिट्स के दायरे से 8 किलोमीटर के अंदर हो, और वहाँ पर पॉपुलेशन आपकी 10 लाख से एक्सेस हो। अगर 8 किलोमीटर के बाहर की कोई लैंड है तो वो हमेशा आपकी एग्रीकल्चरल लैंड मानी जाएगी, और अगर इस 8 किलोमीटर के अंदर है तो अगर ये स्पेसिफाइड एरिया विद पॉपुलेशन कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा तो वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं मानी जाएगी, यानी वो कैपिटल एसेट मान ली जाएगी। याद आया? या हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। कैपिटल एसेट में पहला मैंने बताया था कैपिटल एसेट इंक्लूड्स ऑल द मूवेबल, ऑल द इमूवेबल प्रॉपर्टीज वेदर कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द एसएससी और नॉट, बट डजंट इंक्लूड द फॉलोइंग। उसमें पहला बताया स्टॉक इन ट्रेड, एग्रीकल्चरल लैंड, पर्सनल इफेक्ट, 7% नेशनल डिफेंस, गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड बियरर बॉन्ड, ये सारी चीज़ें, स्पेशल बियरर बॉन्ड, ये सारी चीज़ें बता दी। अच्छा, इसके बाद दूसरा मैंने बताया था इसमें कैपिटल एसेट में शामिल है अगर कोई एफआईआई है और उसने कोई सिक्योरिटी हेल्ड की हुई है, हाँ या ना, वो भी उसकी कैपिटल एसेट मानी जाएगी, भले ही उसका वो ट्रेडिंग ही क्यों ना करता हो। और इसी में मैंने थर्ड पॉइंट बताया था कि कैपिटल एसेट अमेंडमेंट वाला बताया गया यूलिप स्कीम,
और वो भी तब जब वो 1010D में ना आता हो, एग्जामिशन के बाहर हो, 2.5 लाख की लिमिट वाली मैंने बात बता दी थी, और इसके बारे में हमको इसके डिस्कशन करने 4th और 5th प्रोविजो के हिसाब से। चलिए ड्राइंग, अच्छा ये हो गया, कैपिटल एसेट हो गया। ट्रांसफर की बात करते हैं। ट्रांसफर की डेफिनेशन बताई गई थी सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में। क्लॉज 47 में कहा गया था ट्रांसफर इंक्लूड सेल, एक्सचेंज और रेलिंक्विशमेंट, सेल, एक्सचेंज और रेलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट देयर इन, कन्वर्जन ऑफ अ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, और कोई भी ऐसी एसेट जो सेक्शन 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंतर्गत ट्रांसफर की गई है, भले ही वहाँ पर रजिस्ट्री ना हुई हो प्रॉपर्टी की या चीज़ की, टाइटल डीड ना लिखा गया हो, डजंट मीन एट ऑल। और लास्ट में बताया था कोई सोसाइटी बना करके, कोई कंपनी बना करके अगर आपने शेयर होल्डिंग और उनकी मेंबरशिप के अगेंस्ट कोई प्रॉपर्टी का अलॉटमेंट कर दिया जस्ट लाइक ओनरशिप, तो वो भी हमारी मान ली जाएगी क्या, ट्रांसफ़र। अच्छा, 2 केस मैंने आपको बताए थे, बनारसी लाल कटारी का और दूसरा मैंने बताया था HH महाराजा राणा हेमंत सिंह जी का। याद होगा दोनों केसेस। आज हम लोग सेक्शन 46 और 47 करेंगे। बेसिकली ये दोनों सेक्शन सेम चीज़ें बोलते हैं, लेकिन सेक्शन 46 कंसिस्ट ओनली 1 पॉइंट, वाइल 47 कंसिस्ट 36 to 37 पॉइंट। 33 तो दिए हुए हैं, 3-4 और अमेंडमेंट हैं, ऐड कर लेंगे उसको, चिंता नहीं करेंगे, जैसे जैसे आता जाएगा 36 के आसपास जाएगा। अमेंडमेंट भी बहुत छोटे हैं, ज़्यादा मेजर नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें आपका बढ़ता चला जाता है नंबर ऑफ लिस्ट, तो वो थोड़ी टेंशन तो देता ही है। चलिए देखते हैं क्या है सेक्शन 46। 46 कहता है कि अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, मैंने क्या बोला, अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है एंड एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन द कंपनी इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स एसेट टू द शेयर होल्डर, इट वोंट बी कंसीडर्ड एज ट्रांसफर। यस और नो? बात समझ में आई? मैं एक कंपनी हूं, मेरा डिसोल्यूशन, मेरा एक तरह से लिक्विडेशन हो रहा है, और अगर लिक्विडेशन हो रहा है तो बट ऑब्वियस है मैं कंपनी की सारी लायबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करने के बाद जो एसेट्स बचेंगी वो हम अपने शेयर होल्डर में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे? हाँ, तो वही कहता है कि अगर कोई एसेट किसी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूट की जाती है किसी शेयर होल्डर को, किसी कंपनी के, तो सच डिस्ट्रीब्यूशन शैल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफ़र नहीं कहलाता। मैं फिर से बोलता हूँ, मैंने कहा कि अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, यानी कंपनी का काम तमाम हो गया, अब चाहे कैसे भी लिक्विडेशन में जा रही हो, उसके तरीके अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर कहता है अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है और कंपनी अपनी लिक्विडेशन के समय अपनी एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन अपने शेयर होल्डर को, मैंने ये कहीं नहीं कहा कि कंपनी उन एसेट्स को मार्केट में बेचकर शेयर होल्डर्स को पैसा दे रही है, मैंने ये वर्ड नहीं यूज़ किया। मैंने क्या वर्ड यूज़ किया कि कोई कंपनी है, उसने अपनी एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन अपने शेयर होल्डर्स में कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है ना? हाँ, तो बिल्कुल ठीक है, एसेट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वेयर द एसेट ऑफ अ कंपनी आर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वहां पर लिक्विडेशन के समय उसको हम ट्रांसफर रिगार्ड नहीं करेंगे, ट्रांसफर नहीं मानेंगे, even though actually these are the transfer. If this sentence would not be here under section 46, then what would happen? कंपनी अगर लिक्विडेशन में अपने शेयर होल्डर को एसेट डिस्ट्रीब्यूट करती तो उसको हम क्या मान लेते? ट्रांसफर मान लेते, और वहां पर कैपिटल गेन अराइज हो जाता ना जी। अच्छा, अब आते हैं सेक्शन 47 की बात करते हैं। सेक्शन 47 क्या बोलता है, जरा ढंग से सुनेंगे, बहुत ही इत्मीनान से सुनेंगे, क्योंकि अब आपकी लिस्ट स्टार्ट हो रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, इसका दिमाग में सेट रहना बहुत जरूरी है। सेक्शन 47 क्या कहता है, जरा ढंग से सुने। कहता है ये सारी चीजें जो अब मैं नाम लेने जा रहा हूं, ये सारी की सारी लिस्ट, पूरी की पूरी लिस्ट अगर यहां नहीं होती तो इन सारे केसेस में टैक्स लग गया होता, कैपिटल गेन हो गया होता। सोचो कि अगर किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्टीशन हो रहा है, 4 भाई हैं, चारों साथ में रहते हैं, अब वो साथ में नहीं रहना चाहते, अगर वो अलग अलग हो रहे हैं, तो उस केस में कहा गया कि अगर किसी एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उन चारों भाइयों में घर की ही तो एसेट है,
घर वालों में ही तो रहेगी, अरे बाहर नहीं ना दे रहे। और साथ ही साथ ना ऐसा कोई इंटेंशन है कि वी आर जस्ट गोइंग टू अर्न एनी अमाउंट फ्रॉम दैट ट्रांसफर। हमारा इंटेंशन यहाँ कुछ अर्न करने का नहीं है, बल्कि फैमिली सेटलमेंट की बात हो रही है, एसेट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है फैमिली सेटलमेंट के तौर पे। तो वहां पर कहा गया कि हम इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। बताओ ये जेन्युइन पार्ट था या नहीं था? ये चीज जेन्युइन है या नहीं है? बिल्कुल जेन्युइन है। बताओ ना, घर का पार्टीशन हो रहा है तो क्या हम सरकार को टैक्स दे दे? ये कौन सी बात होती है? तो सरकार ने इसको हटा दिया। कहा अगर ये सेंटेंस यहां नहीं होता तो एक तरह से ट्रांसफर हो गया होता, क्योंकि ट्रांसफर की डेफिनेशन में कई सारी चीजें शामिल हैं। सेल है, एक्सचेंज है, रिलिंक्विशमेंट है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट देयर, कन्वर्जन है, कैपिटल एसेट का स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्जन है 53 है, और साथ ही साथ किसी कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में शेयर होल्डर या मेंबरशिप के अगेंस्ट अगर किसी एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो भी है। इतनी चीजें हमारी ट्रांसफर की डेफिनेशन में है, ये तो अपने आप उसमें शामिल हो जाता क्योंकि एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो कहा गया कि इस लिस्ट में आने के कारण हम इस ट्रांसफर को ट्रांसफर नहीं मानेंगे। मैंने क्या बोला? अगर कोई कैपिटल एसेट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एट द टाइम ऑफ द टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, इट वोंट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर। एक्चुअली इट इज ट्रांसफर, बट फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन वी वोंट कंसीडर इट एज अ ट्रांसफर। यस और नो? क्योंकि ये तो हम बोल ही नहीं सकते कि वो कैपिटल एसेट नहीं है। क्या ये बोल सकते हो कि घर ट्रांसफर नहीं हो रहा है कैपिटल एसेट? अरे सर आपने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन बता दी, केवल कहा ये हटा दो, बाकी सारी चीजें कैपिटल एसेट है। तो हमारे पास तो केवल इसको यस करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर एचयूएफ का पार्टीशन होता है तो, अगर एचयूएफ का पार्टीशन होता है तो मुझे ये यस करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कैपिटल एसेट है, ट्रांसफर भी हो गया। मैंने क्या बोला? ट्रांसफर भी हो गया, तो हम इसको हम ट्रांसफर मान लेंगे, कैपिटल गेन लगा देंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा मेरे पास ये रास्ता तो ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि हमने कैपिटल एसेट की इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव डेफिनेशन दे दी, नेगेटिव लिस्ट बना दी, बात खत्म हो गई। अब हम ये नहीं कर सकते इसको मानो या ना मानो। हाँ, हमारे पास एक रास्ता और खुला हुआ है ट्रांसफर का। हम बोल देते हैं इसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, क्योंकि दोनों कंडीशन तभी फुलफिल्ड होने पर ही कैपिटल गेन लगेगा, दोनों कंडीशन फुलफिल्ड होने पर ही कैपिटल गेन लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया, नहीं लगेगा। तो गवर्नमेंट ने इसी को ही काट दिया, कहा बेटा हम इसको ट्रांसफर ही नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे तो अब कैपिटल गेन भी नहीं लगेगा। अब बात समझ में आई? तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? अगर कोई बंदा किसी को गिफ्ट देता है, विल के तौर पर कोई एसेट का ट्रांसफर होता है, मैंने क्या वर्ड यूज किया? गिफ्ट देता है, विल के तौर पर किसी एसेट का ट्रांसफर करता है, गिफ्ट, विल और इररिवोकेबल ट्रस्ट। सर ये इररिवोकेबल ट्रस्ट क्या होता है? थोड़ा ठंड रखें 2 मिनट के लिए, मैं अभी सारी चीजें क्लियर करूंगा। अगर गिफ्ट के तौर पर मैं अपनी जमीन किसी को दे दूं, टैक्स लग जाएगा क्या? सर लग जाना चाहिए, लेकिन ना, गिफ्ट के तौर पर नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा? उसका भी एक सिस्टम है। गिफ्ट टैक्स हम लोग का अभी आ गया सेक्शन 56(2)(10) में। एक अदर सोर्सेज में सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 56(2)(10) करके है, उसमें देखेंगे क्या है गिफ्ट के बारे में। फिलहाल हम उसको भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। हम केवल इतना याद रखते हैं कि गिफ्ट, विल को ट्रांसफर नहीं माना गया है। अगर कोई कैपिटल एसेट को गिफ्ट में दिया जाता है, अगर किसी कैपिटल एसेट को विल में ट्रांसफर किया जाता है, या कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया जाता है इररिवोकेबल ट्रस्ट के थ्रू। इररिवोकेबल को कहते हैं ऐसा ट्रस्ट बनाना, ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास, और उस विश्वास को जब हम पेपर में लिखते हैं, जब हम रिटन में लिखते हैं, तो वो ट्रस्ट डीड बन जाता है। हम आपके ऊपर विश्वास करके हम अपनी कोई कैपिटल एसेट आपको देते हैं किसी बेनिफिशियरी के लिए। किसके लिए देते हैं? ट्रस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बेनिफिशियरी डायरेक्ट एसेट को नहीं ले सकता। मान लो कोई एक मिस्टर एक्स है, उसके पास खूब कैपिटल एसेट है, उसने बेनिफिशियरी सेट कर दिया। उसने कहा मेरा जो माइनर चाइल्ड है, चूंकि वो एग्रीमेंट नहीं कर सकता, उसकी देखभाल करने का कोई नहीं है, चलो मुझे किसी पर भरोसा करना पड़ेगा, कल मैं दुनिया में रहूं या ना रहूं। तो उस बंदे ने अपनी उस प्रॉपर्टी को किसी ट्रस्ट के हाथ में दे दिया, और ट्रस्ट जिस पर वो भरोसा करता है, और उनके साथ एक रिटन एग्रीमेंट कर लिया जिसको हम ट्रस्ट डीड कहेंगे, और कहा कि इस कैपिटल एसेट से जो कुछ भी कमाई होगी वो उस बेनिफिशियरी को मिलेगी। पब्लिक ट्रस्ट भी होती हैं, प्राइवेट ट्रस्ट भी होती हैं, वो सब आगे चल करके हम लोग देखेंगे, अभी आपको उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझें कि हाँ, कि ये जो ट्रस्ट के थ्रू एसेट जो भी कमाएगा ट्रस्ट, वो उस अपना खर्चा निकालने के बाद उस बेनिफिशियरी को सारा का सारा अमाउंट ट्रांसफर कर देगा। इररिवोकेबल ट्रस्ट का मतलब ये होता है
कि जिस ट्रस्ट को हम तोड़ ना सके, जिस ट्रस्ट को हम तोड़ ना सकें, जिस ट्रस्ट को हम तोड़ ना सकें, इररिवोकेबल, जिसको हम एक बार ट्रांसफर कर दिए तो कर दिए, अब वो बेनिफिशियरी के लिए लाइफ टाइम तक रहेगा, बेनिफिशियरी के लिए लाइफ टाइम तक उसका बेनिफिट उठाएगा। यानी जब तक वो बेनिफिशियरी जिंदा है, जिसके लिए मैंने ये एसेट ट्रस्ट को दी है, जब तक वो जिंदा है, जब तक वो है, उसके पास वो बेनिफिट रहेगा। जबकि उसकी डेथ होगी तो वो वापस एसेट मेरे पास आएगी, उसके पहले नहीं आएगी। इसको हम कहते हैं इररिवोकेबल। तो अगर मैंने किसी को गिफ्ट दे दिया, क्या वो गिफ्ट वापस मांग सकते हो? क्या विल में दे दिया, वसीयत में दे दिया, कोई एसेट वसीयत में कोई दे दिया, क्या उसको वापस लिया जा सकता है? क्या इसी तरह इररिवोकेबल ट्रस्ट के थ्रू अगर कोई एसेट हम ट्रांसफर कर दिए बेनिफिशियरी के फेवर में, तो क्या हम उसको वापस ले सकते हैं? क्या उसकी लाइफ टाइम में? बात खत्म। तीनों का पर्पस एक है। इज इट क्लियर? तो कहने का मतलब पार्टीशन ऑफ एचयूएफ होता है, उसको मान लिया गया, भैया ट्रांसफर नहीं मानेंगे। अगर गिफ्ट, विल और इररिवोकेबल ट्रस्ट के थ्रू किसी एसेट का ट्रांसफर होता है तो हम उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे, एवन दो एक्चुअली दीज आर द ट्रांसफर, बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ योर कैपिटल गेन, दीज थिंग्स वोंट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर। अच्छा, इसमें एक देखो ना, एक पॉइंट हटा दिया गया है। अगर आपको याद हो सैलरी हेड में अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, अगर कोई कंपनी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स एज ए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत देते हैं या स्वेट इक्विटी शेयर्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उनको हम लोग परक्विजिट मान लेते हैं ना, परक्विजिट मान लेते हैं ना। हाँ, तो यहां पर उसको इसीलिए हटाया गया है। कहा गया कि अगर कोई ट्रांसफर होता है शेयर या डिवेंचर और वारंट अलॉटेड बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, तो उसको हम यहां कवर नहीं करेंगे, उसको माफी नहीं देंगे। मतलब वो टैक्सेबल होगा। कहां होगा? सैलरी हेड में, क्योंकि एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को दिया है। इज इट क्लियर? अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। बस अब अगर आपको थर्ड और फोर्थ पॉइंट समझ में आ गया तो 5-6 पॉइंट तो बहुत तेजी के साथ खत्म होंगे। हाँ बोलिए बाबू। नहीं, अभी नहीं बताएंगे, हम आपको लिंक शेयर कर देंगे, चिंता मत। मोनिका बोल रहे हैं ना? हाँ देखिए, मुझे आपकी आवाज़ याद आ गई। बाबू चिंता मत करिए, क्लास के बाद हम आपको बताएंगे, टेंशन ना लीजिए। सारे पॉइंट्स सेपरेट हैं। अगर किसी का बीच में 1-2 पॉइंट छूटा है तो डू नॉट वरी अबाउट दैट। वो सारे पॉइंट्स आपके कवर होंगे, नहीं होंगे तो हम आपको लिंक शेयर कर देंगे, कल तक आपको मिल जाएगा। अदरवाइज क्लास के एंड में आप हमसे बिल्कुल आराम से पूछेंगे। चल, थर्ड पॉइंट आते हैं। कोई भी एक पॉइंट दूसरे को इम्पैक्ट नहीं डालेगा, लेकिन अब जो बताने जा रहे हैं वो सीधे 5-6 पॉइंट पर इम्पैक्ट डालने वाला है। जरा देखिए थर्ड क्या है। थर्ड पॉइंट क्या है, ढंग से सुनेंगे। अगर कोई होल्डिंग कंपनी, मैंने क्या बोला, अपनी किसी सब्सिडरी कंपनी को या कोई सब्सिडरी कंपनी, म्यूट कर लें, अपनी किसी होल्डिंग कंपनी को कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करती है। अगर कोई होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को, ठीक है सर, होल्डिंग ने सब्सिडरी को या सब्सिडरी ने होल्डिंग कंपनी को कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर की, मैंने ये वो चीज़ नहीं बोली, मैंने कहा कोई कैपिटल एसेट अगर ट्रांसफर करते हैं, मान लेते हैं उस कैपिटल एसेट की कॉस्ट इसके लिए थी 1 लाख की। कितने की थी? और जानते हो सर, हमें क्या मालूम, जानते हो सब्सिडरी कंपनी को जब बेचा गया है ये कैपिटल एसेट तो 100 लैक्स में बेची गई है। कितने में बेची गई है? कैपिटल गेन कैलकुलेट करें या ना करें? क्या डिपेंड करता है? अब कौन सा डिपेंड होगा? कहा गया, अब मैं पूरा कर लूं कि अगर कोई होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को या कोई सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी को कैपिटल एसेट ट्रांसफर करती है तो उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। अच्छा, अब बताओ क्या इसको ट्रांसफर माने या ना माने? गड़बड़ हो गया, मुझसे 2 पॉइंट रह गए बोलने से। अब मैं उस पॉइंट को बोलता हूं, फिर आप लोग बताएंगे।
अगर कोई होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को या कोई सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी को कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करती है तो उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे, बशर्ते प्रोवाइडेड बोथ ऑफ दीज टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ओके, फर्स्ट कंडीशन, होल्डिंग कंपनी होल्ड्स 100% शेयर्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। कितने होल्डिंग कंपनी के पास कितने शेयर होने चाहिए सब्सिडरी के? और इस केस में, दूसरे वाले केस में, सब्सिडरी कंपनी के पास कितने शेयर होने चाहिए होल्डिंग कंपनी के? ये तो उल्टा केस हो गया, मैंने रिवर्स होल्डिंग के बारे में थोड़ी बात करनी है। दोनों केसेस में होल्डिंग कंपनी के पास 100% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। दोनों केसेस में, चाहे होल्डिंग सब्सिडरी को ट्रांसफर करे चाहे सब्सिडरी होल्डिंग के केस में, दोनों केसेस में होल्डिंग कंपनी होल्ड्स 100% शेयर्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, 100%। नाउ द सेकंड वन कंडीशन, ट्रांसफरी कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी, नाउ इन द फर्स्ट वन केस हु इज द ट्रांसफरी? सर, सब्सिडरी कंपनी। Now in the first case, our transferee company must be an Indian company. Who won? Subsidiary company. Now in the second case, our transferee company is holding company. Now the holding company must be an Indian company. Now what are those two conditions? The first condition, holding company holds 100% share of the subsidiary company. Now 100% shareholding means equity shareholding. 100% शेयर होल्डिंग मीन्स इक्विटी शेयर होल्डिंग। जितनी भी सब्सिडरी कंपनी के पास इक्विटी शेयर्स हैं वो 100 के 100% होल्डिंग कंपनी के पास होने चाहिए। एवन 99.9% वोंट वर्क। अच्छा, इसी तरह दूसरी कंडीशन मैंने कहा कि होल्डिंग ट्रांसफरी कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। जिसके पास वो एसेट जा रही है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। अच्छा, अब मेरा पूरा हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये होल्डिंग कंपनी है, इसने एक सब्सिडरी कंपनी को 1 लाख की चीज 100 लाख में बेची 100 lakhs में, वेदर इट इज अ केस ऑफ अ ट्रांसफर और नॉट, कैपिटल गेन शैल बी कैलकुलेटेड और नॉट। बस कितनी अच्छी बात है, ये पहले देख लो, क्या इसके पास 100% शेयर्स हैं, चाहे फर्स्ट केस हो चाहे सेकंड केस, और दोनों केसेस में क्या ये कंपनी इंडियन कंपनी है या नहीं। अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो एक बात बताओ, 100% शेयर होल्डिंग है, हमने केवल सरकार को बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ ना कुछ काम किया होगा। तो सरकार ने कहा बेवकूफ़ नहीं, अरे भाई आपने अपने आप को ही ट्रांसफ़र किया है एसेट। 100% का मतलब है जो भी उसके पास प्रॉफिट होगा उसका 100% आपके पास आएगा, जो भी उसके पास लॉस होगा उसका 100% होल्डिंग कंपनी का लॉस होगा। यानी सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट या लॉस 100% होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट या लॉस होगा। एग्री करते हो नहीं करते हो? तो उसको ट्रांसफर क्यों माने भाई? कोई आदमी अपने आप को ही ट्रांसफर कैसे कर सकता है किसी कैपिटल एसेट को? उसको हटाया गया। लेकिन अगर आपको याद हो पीजीबीपी, क्या याद हो? पीजीबीपी में मैंने आपको सेक्शन 43 सब सेक्शन 1 एक्चुअल कॉस्ट की डेफिनेशन पढ़ाई थी ना, और उस एक्चुअल कॉस्ट में मैंने एक्सप्लेनेशन बताए थे ना। 5 तो आपका था रेजिडेंशियल हाउस का, 6 आपका स्टार्ट हो रहा था होल्डिंग टू सब्सिडरी, सब्सिडरी टू होल्डिंग। याद आया? होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी कंपनी टू होल्डिंग कंपनी। और उस समय मैंने कहा भी था कि जब आएगा हमारा कैपिटल गेन तो उस समय थोड़ा और डिटेल में हम आपको कोरिलेट करके बताएंगे। मैंने कहा था कि होल्डिंग कंपनी के पास 100% शेयर होने चाहिए, वहां भी बताया था मैंने। और मैंने कहा था ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए, ये शर्त भी मैंने वहां बताई थी। देखो सेम वही कंडीशन यहां पर भी कॉपी एंड पेस्ट कर दी गई है। म्यूट कर ले बाबू। सारी कंडीशन टोटल यहां पर भी कॉपी एंड पेस्ट कर ली गई है। सोचें, पेस्ट कॉपी एंड पेस्ट, सर फायदा क्या? अरे यहां ये बोला गया था कि जो इसकी कॉस्ट होगी ना WDV, या इसकी जो कॉस्ट होगी ना, इसकी एक्चुअल कॉस्ट मानी जाएगी। यानी हम सामने वाला 10 रुपए की चीज 10 लाख में भी खरीदे, कोई फर्क नहीं पड़ता, खरीदने वाले के लिए इसी की WDV कंसीडर की जाएगी। यही तो बोला था एक्चुअल कॉस्ट की डेफिनेशन में। यही चीज तो यहां पर बोला कि अगर WDV को ही कॉस्ट बनाना है इसके लिए, तब काहे का कैपिटल गेन रे?
तब काहे का कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे हो, रहने दो उसको किनारे। तो इसीलिए यहां पर कैपिटल गेन नहीं किया गया। यानी अगर कोई 10 रुपये, मान लो 1 लाख की एसेट है, इसने 100 लाख में सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफर किया, तो क्या ये कैपिटल गेन होगा? नहीं होगा सर। क्या उसके लिए WDV कितनी होगी सब्सिडरी का? सर वो 1 लाख ही मानी जाएगी। कितनी मानी जाएगी? और जानते हो सब्सिडरी कंपनी ने ये एसेट 200 लाख में ट्रांसफर कर दी। कितने में? तो बताओ, सेल हो गई 200 की, कॉस्ट कितनी? अगर सरकार को टैक्स चाहिए तो सच सच बताओ कि 1 लाख की एसेट 2 लाख में बिकी ना? हाँ सॉरी, 1 लाख की एसेट 200 लाख में सेल आउट हुई ना? तो सरकार को एक तरह से कितना कैपिटल गेन या कितने पर टैक्स चाहिए रहेगा? सच सच बताना। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, ये काम हम इससे कर लेंगे, सब्सिडरी कंपनी से, जो बेचेगा। अब जो बेचेगा, इसके पास हमने एसेट कितनी मानी? 100 थोड़ी मानी थी। इसके लिए कॉस्ट तो हमने एक ही मानी थी, पीजीबीपी में पढ़ रखा है, वही इसके लिए कॉस्ट है। हो गया, सरकार को जितना टैक्स चाहिए था मिल गया। बात समझ में आई? तो यहां पर दोनों को रिलेट हो गए, पहला आपका पीजीबीपी का पॉइंट, दूसरा आपका कैपिटल गेन का। अच्छा, अब फिर से एक बार इसको पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें 2 और चीजें हैं जो अब आपको समझनी है। पहला मैंने कहा, इफ एनी होल्डिंग कंपनी ट्रांसफर्स इट्स कैपिटल एसेट टू द सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी कंपनी ट्रांसफर्स इट्स कैपिटल एसेट टू इट्स होल्डिंग कंपनी, it won't be treated as a transfer if both of these two conditions are satisfied. Number 1 condition, if the holding company holds 100% shareholding of the subsidiary company and the transferee company is an Indian company, then in that case it won't be treated as a transfer. Okay. इसमें एक अमेंडमेंट आया। क्या आया? अमेंडमेंट। जरा देखें, ये पहला पॉइंट कहता है कि अगर कोई होल्डिंग कंपनी, अब इससे बचने के लिए लोगों ने क्या तरीके अपनाने लगे कि भाई हम एसेट को एसेट की तरह ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ना 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 ना, वो एसेट तो मेरे पास है ना, हमारे पास 1 लाख की एसेट है, हम इसको स्टॉक इन ट्रेड की तरह ट्रांसफ़र करेंगे। किसकी तरह ट्रांसफ़र करेंगे? तो गवर्नमेंट ने कहा भैया ये काम नहीं करने वाला। अब आप जितने भी कर लें हिसाब किताब में एडजस्टमेंट, अब काम नहीं चलेगा। इफ़ यू आर ट्रांसफरिंग योर कैपिटल एसेट एज ए स्टॉक इन ट्रेड, नाउ दिस एग्जेम्पशन वोंट अप्लाई। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके ऊपर कैपिटल गेन लग जाएगा तुरंत के तुरंत। अगर आप कोई कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड की तरह ट्रांसफर कर रहे हो, स्टॉक इन ट्रेड की तरह ट्रांसफर कर रहे हो, तो भैया ये प्रोविजन नहीं लगेगा, हम ट्रांसफर मान लेंगे। क्या मान लेंगे? बिल्कुल ठीक है। अगर कोई होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को या सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को कोई कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड की तरह ट्रांसफर करती है, then exemption under section 47 will not be apply. यस सर, यहां पर सीधे सीधे कैपिटल एसेट चूंकि स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो रही है, तो आपको यहां पर सेक्शन 247 में साफ साफ लिखा है कि अगर कोई कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होगी तो हम उसको ट्रांसफर तो मान लेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर भी उस चीज़ को प्रूफ कर दे रही है कि अगर कोई होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी या सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी को कोई कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड की तरह ट्रांसफर करेगी तो हम उसको ट्रांसफर मान लेंगे। मानना क्या है सर? सेक्शन 247 तो उसके बारे में बोल ही रहा है। एग्री और नॉट? अब इसमें आया विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन। विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन का क्या है? सरकार ने कहा देखो भाई, आप लोग आपस में रहते ना, होल्डिंग सब्सिडरी सब्सिडरी होल्डिंग 100% शेयर होल्डिंग थी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम मान ले रहे थे एक ही केस है, एक ही घर के बंदे हो, हम इसको ट्रांसफ़र नहीं मान रहे थे। प्रॉब्लम कहाँ आई? जब होल्डिंग ने कोई कैपिटल एसेट सब्सिडरी को ट्रांसफ़र की, मान लेते हैं, या सब्सिडरी ने होल्डिंग को ट्रांसफ़र की, उसके बाद सब्सिडरी इस एसेट को 8 सालों तक अपने पास रखे। कितने सालों तक? 8 ईयर्स तक। तब तो माफ है। लेकिन अगर आप कोई गलती कर देंगे, कितनी गलतियों में से? इन 2 गलतियों में से अगर कोई एक गलती कर देंगे, अगर इन 2 में से कोई एक गलती कर देंगे, तो आपका केस ना हम रीओपन कर देंगे। क्या कर देंगे?
हम आपका केस रीओपन कर देंगे, और जिस साल का केस रीओपन हुआ है ना, मान लो 4 साल पहले हुआ था ऐसा, तो 4 साल पहले का केस रीओपन करके फिर हम आपका असेसमेंट फिर से उस साल का करेंगे, ये मानते हुए कि हम सरकार ने गलती की थी, आपको वो बेनिफिट नहीं देना था, फालतू में दे दिया था। अगर हम बेनिफिट नहीं दिए होते तो उस साल आप कितना टैक्स दिए होते, चलो अब जरा इंटरेस्ट वगैरह के साथ टैक्स दे दो। बात समझ में आई? तो ये केस हम ज़्यादा इंफेसाइज नहीं करेंगे, कहेंगे तो हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब वो कौन सी 2 गलतियां हैं जब ये सजा मिलेगी? हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमका मिली? हमसे वो क्या गलती हुई कि ये सजा हमको मिल रही? कहता है इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, एनी यानी कोई भी एक ऐसी गलतियां इवेंट अकर हो जाए विद इन अ पीरियड ऑफ 8 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, द कैपिटल गेन सो कॉम्प्यूटेड अर्लियर शैल बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। जिसने ट्रांसफर किया था, यानी होल्डिंग ने अगर ट्रांसफर किया था सब्सिडरी को, तो होल्डिंग के हाथ पे टैक्स लगना चाहिए था, लगा दो। सब्सिडरी ने ट्रांसफर किया था होल्डिंग को, तो सब्सिडरी के हाथ पे टैक्स लगना था, अब लगा दो। उसी साल जा करके, वो कहाँ लिखा है? उसी साल जा करके नीचे नोट में लिखा है। इज इट क्लियर? अच्छा, कहता है कि कौन सी 2 गलतियां हैं? अच्छा, पहली गलती मैंने कहा था, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए अगर इस एसेट को ट्रांसफर कर रहे हैं? तो पहली कंडीशन यह है कि 100% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए होल्डिंग कंपनी के पास। अगर 8 साल के अंदर 1% भी शेयर होल्डिंग अगर ट्रांसफर कर देती है ट्रांसफरर कंपनी, या कह सकते हैं होल्डिंग कंपनी, तो वहां पर ये गलती मान ली जाएगी। ये डिडक्शन या आपको बेनिफिट मैंने नॉन ट्रांसफर का उस समय दिया था जब 100% शेयर होल्डिंग थे। अगर 8 साल का अंदर 1% भी शेयर बेच दिया ना, ट्रांसफर कर दिया ना, वो गलती मान ली जाएगी और जो कैपिटल गेन कैलकुलेट होना चाहिए था वो हो जाएगा। गॉट इट और नॉट? दूसरा, मैंने कहा था कि भैया एक गलती और मत करना, अगर आपने कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर की है होल्डिंग टू सब्सिडरी या ट्रांसफर की है सब्सिडरी टू होल्डिंग, कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड की तरह आपने ट्रांसफर किया था, तो गवर्नमेंट ने कहा था ना बाबा ना, हम आपको सेक्शन 47 का बेनिफिट नहीं देंगे। तो इन लोगों ने क्या चालाकी की? दोनों ने, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये लो कैपिटल एसेट मेरे यहां से तुम्हारे पास, अब आपके पास आ गई कैपिटल एसेट, अब आपने कन्वर्ट कर लिया कैपिटल एसेट लेने के बाद। सरकार को मूर्ख बनाया या नहीं बनाया? भाई पहले केस में क्या था? ये होल्डिंग कंपनी है, ये सब्सिडरी कंपनी है। गवर्नमेंट ने कहा अगर कोई यहां से कैपिटल एसेट चली और यहां स्टॉक इन ट्रेड की तरह आ गई, हम आपको सेक्शन 47 नहीं देंगे। यही तो बोला था ना सरकार ने। लेकिन अब इन्होंने कहा नहीं नहीं, हमको तो सेक्शन 47 चाहिए। कैसे चाहिए 47? यहां से कैपिटल एसेट चली और यहां भी कैपिटल एसेट ही रही, और सरकार से इन लोगों ने कहा अब ठीक है, सरकार ने कहा हाँ ठीक है। जैसे ही सरकार मुड़ी, तुरंत इसने किस में कन्वर्ट कर दिया? तो सरकार को तो बेवकूफ़ बना दिया, ठेंगा दिखा दिया। तो सरकार ने कहा ना 8 साल तक ठेंगा मत दिखाना। तो 2 गलतियों में से एक गलती ऊपर वाले पॉइंट से ही समझ में आ गई होगी कि सरकार ने जो जो रेस्ट्रिक्शन लगाए हम उनका मिसयूज़ कर रहे हैं। अगर 8 साल के अंदर 1% भी आपका कम हो जा रहा है, यानी 100% शेयर होल्डिंग नहीं रह पा रही है, तो आपकी वो गलती मानी जाएगी। अगर कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड की तरह ट्रांसफर ना करके कैपिटल एसेट को कैपिटल एसेट पे ही ट्रांसफर किया था, लेकिन सामने वाले ने फिर उसको कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड में, तो भी गलती ही मानी जाएगी। गॉट इट और नॉट? एक चीज रह गई इसमें, एक चीज रह गई, बताओ एक गलती और हो सकती है। सरकार छोड़ दी क्या उस गलती को? क्या वो रह गया जानबूझकर या कुछ और है? बोल सकते हो, बता सकते हो बाबू, कौन सी ऐसी गलती रह गई यहां पे? अरे कौन बोला? ये रोहित। अरे वाह मेरे लाल, अगर एसेट को सेल कर दें तो गलती नहीं मानी जाएगी ये? अरे वो तो मैंने बता ही दिया, बहुत बढ़िया बाबू, वो तो मैंने यहीं पर बता दिया था थोड़ी देर पहले, दोनों सेक्शंस को कोरिलेट करके 43(1) और आपका कैपिटल गेन बता दिया था ना। सरकार को 199 का टैक्स चाहिए था, वो तो मिल गया। बताया ना थोड़ी देर पहले 199 का टैक्स कैसे आया, तो बात खत्म। सरकार को कोई नुकसान नहीं, तुम बेचो ना 8 साल के अंदर, कौन मना कर रहा है? वो गलती नहीं मानी जाएगी। बट यस, द प्रॉब्लम विल अराइज इन दोज सिचुएशंस वेयर
होल्डिंग कंपनी डजंट होल्ड 100% शेयर होल्डिंग विद इन 8 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर, और कैपिटल एसेट हैज बीन कन्वर्टेड बाय द ट्रांसफरी कंपनी इनटू स्टॉक इन ट्रेड। देन उम्मीद करते हैं ये पॉइंट पूरी तरह से समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 3। अब मैंने आपको टोटल 3 पॉइंट बताया अब तक। पहला बताया, अगर कौन सा, ये वाला, मैं समझा नहीं, वो बता तो दिया मैंने, ये 199 वाला। तो बाबू ये बताया तो थोड़ी देर पहले मैंने। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, पहले सुने। पहला मैंने बताया, अगर कोई पार्टीशन होता है टोटल या पार्शियल किसी एचयूएफ का, उसमें किसी कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र होता है तो उसको ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कहा गया अगर कोई गिफ्ट है, विल है या इररिवोकेबल ट्रस्ट के तरीके किसी एसेट का ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको भी हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे, लेकिन इसमें ईएसओपी कवर नहीं है क्योंकि वो सैलरी हेड में कवर हो जाएगा। थर्ड मैंने बताया अगर कोई होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को या कोई सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र करती है तो उसको भी ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे, बशर्ते 2 कंडीशंस पूरी हो जाएं। होल्डिंग कंपनी के पास 100% शेयर्स हो सब्सिडरी कंपनी के, और साथ ही साथ ट्रांसफरी कंपनी, जो कंपनी एसेट ले रही है उस केस में ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। इफ़ बोथ ऑफ दीज 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, then the transfer shall not be regarded as transfer and no capital gain shall be calculated in those cases. But yes, there is a withdrawal of section 47 which clearly says if any capital asset is transferred by holding or subsidiary company to its holding or subsidiary vice versa, कि अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को या सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को कोई कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड की तरह ट्रांसफर कर रहा है तो वहाँ पर ये बेनिफिट आपको एग्जेम्पशन का नहीं मिलेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड यू आर नीडेड टू कैलकुलेट योर कैपिटल गेन। इज इट क्लियर? इसके बाद मैंने बताया कि अगर इन 2 गलतियों में से कोई एक गलती हो जाती है तो जिस साल ऐसी गलती होगी उस साल नहीं, उस साल हम लोग उस केस को रीओपन करेंगे जिस साल ऐसा टैक्स कैलकुलेट कर लिया जाना चाहिए था। 8 साल के अंदर अंदर कभी गलती ना करें। ये 2 कौन सी 2 गलती ना करें? पहला कि अगर होल्डिंग कंपनी एक भी समय में किसी भी समय अगर 100% शेयर होल्डिंग नहीं रखती है, थोड़ा भी कम हो गया, 1% भी कम हो गया, कुछ भी कम हो गया, 100% नहीं रहे शेयर कंपनी के पास होल्डिंग, तो जो एसेट जिस समय ट्रांसफ़र मान ली जानी चाहिए थी उसको ट्रांसफ़र मानते हुए हम लोग कैपिटल गेन लगा देंगे। दूसरा, अगर लेने वाली कंपनी ने उस कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया तो भी हम उन 8 सालों में ऐसा करने पर वो गलती हो जाएगी और जिस साल ऐसा टैक्स लग जाना चाहिए था उस पर हम ऐसा टैक्स लगा देंगे। गॉट इट और नॉट? अभी भी कोई दिक्कत है क्या बाबू? अंबुज किसने पूछा था? मनीष ने पूछा था। किसने पूछा था? अंबुज ने पूछा था, रोहित ने पूछा था, जिसने भी पूछा हो। कोई डाउट है क्या बाबू? अब बाकी हाँ, 8 साल में ट्रांसफर करिए ना, तो वो 199 वाला केस बता दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, सरकार को पूरा टैक्स मिल रहा है। अच्छा जी, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नाउ नेक्स्ट 4 to 5 पॉइंट्स आर वेरी स्मॉल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। क्या है? एमलगमेशन ऑफ कंपनी। जैसे हम लोगों ने वहां पर देखा था पीजीबीपी में सेक्शन 43(1) में एक्सप्लेनेशन नंबर 6 है होल्डिंग टू सब्सिडरी, और 7 देखा था एमलगमेशन के केस में। सेम यहाँ पर भी उसी को ही कोरिलेट करते हुए है कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, होल्डिंग कंपनी अगर कोई कैपिटल एसेट किसको ट्रांसफर करती है, या कोई सब्सिडरी कंपनी अपनी कैपिटल एसेट किसको ट्रांसफर करती है, बोलो ना। वहां पर लगता था अभी पॉइंट बताया, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 लगता है, अगर कोई एमलगमेटिंग कंपनी अपनी कैपिटल एसेट एमलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफर करे, या फिर एमलगमेटेड कंपनी किसको ट्रांसफर करे। अच्छा, पॉसिबल है ही नहीं, पॉसिबल तो है ही नहीं। ये तो मैंने उस समय भी बताया था, पॉसिबल नहीं होता क्योंकि कंपनी खत्म हो चुकी है, ये तो खत्म होने वाली कंपनी है। ये अपनी सारी एसेट्स किसको ट्रांसफर कर रही है? एमलगमेटेड कंपनी को। किसको? अच्छा, तो ये बताओ कि क्या इसको हम ट्रांसफर मानेंगे? अगर याद हो सेक्शन 43(1), तो मैंने कहा था इसकी WDV इसकी क्या बन जाती है? ये तो सेक्शन 43(1) में हम लोगों ने देखा हुआ है ना, इसमें तो कुछ नया नहीं है।
अच्छा, यहां पर भी यही है कि अगर कोई ये कंपनी इसको कोई एसेट ट्रांसफर करती है तो उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि 100 रुपए की एसेट यहां पर भी 100 रुपए मानी गई है, तो ट्रांसफर काहे का मानेंगे? काहे का ट्रांसफर? प्रोवाइडेड, कंडीशन वही है कि ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए, एसेट लेने वाली कंपनी क्या होनी चाहिए? इंडियन कंपनी होनी चाहिए। बात खत्म। बाकी वही, वहां पर भी वही था कि ट्रांसफरी कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। द थिंग्स आर कॉपी एंड पेस्ट ओवर हियर अगेन, कि आपको एमलगमेशन के केस में ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट इन स्कीम ऑफ एमलगमेशन इज एग्जेम्प्ट इफ द एमलगमेटेड कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। इज इट क्लियर? चलिए अब आते हैं, एक कहानी बताते हैं। नहीं, यहां नहीं लगेगा, यहां नहीं लगेगा। किसने पूछा? अंबुज ने। हाँ, यहां नहीं लगेगा बाबू, 8 साल वाला। पूछो क्यों? हाँ, बात खत्म हो गई, कंपनी तो खत्म हो गई। कॉमन सेंस कितना स्ट्रांग है आप लोगों का। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 5। इसके लिए एक कहानी मैं बता दूं कि पहले मैं ये थ्योरी पढ़ा दूं फिर कहानी बताऊं? अच्छा, कहानी पहले बता दे। तो कोई 2 लोग चाहिए जिनको हम मुर्गा बनाएंगे। तो एक कसाई रहेगा, एक मुर्गा रहेगा। तो चलो कहानी देखते हैं क्या है। एक बात बताओ कि चलो, ये है मिस्टर एक्स, किसी को मुर्गा नहीं बनाते हैं। ये है मिस्टर वाई, दोनों फास्ट फ्रेंड हैं, बिल्कुल पक्के दोस्त हैं। एक दिन क्या हुआ कि मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को कहा कि चलो चलो हम तुम्हें अपने घर ले चलें। तो मिस्टर एक्स ने कहा चलो ले चलो हमें तुम्हारे घर, हम भी देख लेंगे तुम्हारे घर क्या हिसाब किताब है। मिस्टर एक्स गया मिस्टर वाई के घर। जब जा रहा था रास्ते में, तब तक मिस्टर वाई ने कहा रुको, कुछ फ़ोन वोन किया, उसके बाद कहा चलो तुम्हें घर घुमाते हैं। घर गए तो बिल्कुल वो सन ऑफ सरदार वाली स्टाइल में जैसे आवा भगत होनी थी मिस्टर एक्स की, वो पूरी आवा भगत की गई, उसको फूल माला पहनाई गई, अंदर वेलकम किया गया, खाना वाना खिलाया गया और उसके बाद छोड़ दिया गया। अब बताओ मिस्टर एक्स की नज़र में मिस्टर वाई की इज्जत है या नहीं है? इज्जत बढ़ी या इज्जत घटी? हाँ, बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। कि देखो मिस्टर वाई को घर में अपने घर के लोग कितना मानते हैं। अगर इतना बढ़िया है तभी तो इसके घर वालों ने मुझे भी वैसी इज्जत दी, क्यों? ऐसा ही तो होगा। यानी इसके फैमिली मेंबर इसको खूब रेस्पेक्ट करते हैं इसकी, इसका मतलब ये हुआ इसकी बात मानते हैं, इसकी घर में चलती है या इस लायक है। तो मिस्टर एक्स की नज़र में मिस्टर वाई की इज्जत बहुत हो गई। चलो कुछ दिन बाद मिस्टर एक्स उसी रोड से गुजर रहा था, तो सोचा चलो मिलते चलते हैं मिस्टर वाई से भी, वही घर जाने का रास्ता है, चलो। तो मिस्टर एक्स गया मिस्टर वाई के यहाँ। जैसे ही घर के बाहर नॉक करने वाला था, तब तक अंदर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी इसकी। इसकी मम्मी भी इसको गालियाँ दे रही थी, इनके पिताजी भी इनको गालियाँ दे रहे थे, इसकी छोटी बहन भी इसको पत्थर मार रही थी। अब खूब उल्टा सीधा बका जा रहा था, नालायक हो, ये है वो है, फलाना है, ढिमाका है, किसी काम के नहीं हो। अब बताओ मिस्टर एक्स के दिमाग में जो इज्जत बची हुई थी मिस्टर वाई की, सेम रहेगी या ख़त्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। वो इसलिए जिसके घर वाले तुम्हारी इज्जत ना करें, अपने घर वाले तो बाहरी क्या खाक करेगा, यही तो मतलब निकला। अच्छा, सेम यही कहानी यहां पर भी है। क्या है कहानी, ढंग से सुनना। ये एक्स लिमिटेड है, ये वाई लिमिटेड है। मैं लिमिटेड लिख रहा हूं फिलहाल। ये भी फॉरेन कंपनी है और ये भी फॉरेन कंपनी है। लिमिटेड लिखेंगे तो समझ में आएगा, आईएनसी लिखेंगे तो शायद समझ में ना आए। तो फॉरेन कंपनी दोनों फॉरेन कंपनी। ये एमलगमेटिंग कंपनी है और ये एमलगमेटेड कंपनी है। हो सकता है ये चाइना की हो, ये यूएस की हो, ये यूएस की हो, ये चाइना की हो, ये भी चाइना की हो, ये भी चाइना की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों फॉरेन कंपनी होनी चाहिए। इंडिया के लिए फॉरेन कंपनी का मतलब दोनों कंपनियां, हाँ या ना? अच्छा,
हुआ ये, अगर कोई फॉरेन अमेलगमेटिंग कंपनी अपनी एसेट्स को एमलगमेशन के प्रोसेस में फॉरेन एमलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफर करती है, एक विदेशी कंपनी ने दूसरी विदेशी कंपनी को एमलगमेशन करके एसेट को ट्रांसफर कर दिया, तो बताओ उस पर इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लेगी या नहीं लेगी? नहीं, एक मिनट रुके, आगे ना बढ़ें। ये तो वही हुआ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो अगर मोदी जी दौड़ते हुए जाए कहे हमें भी टैक्स दो, हमें भी टैक्स दो, अरे काहे का टैक्स रे? दोनों फॉरेन कंपनी है, दोनों में आपकी चलती है, आपका विदेश में थोड़ी चलता है, आप अपने देश को देखिए। अच्छा, हुआ क्या था इसमें, जरा ढंग से सुने। प्रॉब्लम तब आई, विदेश से विदेश कंपनी का हो रहा है, फॉरेन कंपनी टू फॉरेन कंपनी, वी आर नॉट कंसर्न इन दैट सिचुएशन, बट यस वी आर वेरी मच कंसर्न if in the balance sheet of this foreign amalgamating company consist share or securities of an Indian company। अगर इस कंपनी के पास इंडियन कंपनी के शेयर और सिक्योरिटीज हैं, किसके पास? फॉरेन एमलगमेटिंग कंपनी, जो खत्म हो रही है कंपनी, उसके पास अगर इंडियन कंपनी के शेयर हैं, तो इसने अपनी सारी एसेट्स यहां पर ट्रांसफर की होगी ना। तो आखिर ये शेयर भी तो इसके पास ट्रांसफर हो गए ना, यहां से उड़कर यहां आ गए ना। और उसमें इंडियन का गवर्नमेंट का मतलब आता है या नहीं आता? आएगा, बिल्कुल आएगा। तो उस केस को यहां पकड़ा गया। क्या कहा गया कि अगर ये इंडियन कंपनी के शेयर ऐसी फॉरेन एमलगमेटिंग कंपनी के पास थे, जो अब फॉरेन एमलगमेटेड कंपनी के वो शेयर बन गए जो इंडियन कंपनी के शेयर थे, नाउ यस Indian government will continue to give the exemption in that situation if, कंडीशन बता रही है इंडियन गवर्नमेंट कि एटलीस्ट, क्या बोला, एटलीस्ट 25% शेयर होल्डर, कितने? 25% शेयर होल्डर ऑफ amalgamating company are ready to become the shareholder of amalgamated company, means 25% shareholders are now agree to become the shareholder of new one company, they will exchange the share from the new one company, first condition। second condition कहा गया मान लो ये भी चाइना, और चाइना कहती है देखो देखो अगर ना एमलगमेशन का केस होगा ना चाइना से चाइना में, तो हम तो टैक्स नहीं छोड़ेंगे भाई, हम किसी को नहीं छोड़ते, हम तुमको क्यों छोड़ें? चाइना से चाइना होगा तब भी टैक्स लेंगे। जब तुम अपने देश में नहीं छोड़ रहे हो, ऐसी कंपनी को टैक्स ले रहे हो, और वो कंपनी अपने देश में वो टैक्स दे रही है, हम तो बाहर ही ठहरे। इंडियन गवर्नमेंट यही तो बोलेगी, इंडियन गवर्नमेंट यही तो बोलेगी कि भाई तेरी सरकार तुझे बेनिफिट नहीं दे रही, तो हम कहां से दें? तेरी सरकार है, तेरे घर में तेरी इज्जत नहीं है, तो हम क्यों इज्जत दें? यही तो बात हुई ना। यहां पर वही है कि अगर इफ नो कैपिटल गेन टैक्सेस आर एट्रैक्टेड और पेबल in the country in which foreign amalgamating company, पूरा लिख दें, foreign amalgamating company is incorporated। अगर जिस कंट्री में ऐसी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है जो फॉरेन एमलगमेटिंग खत्म होने वाली, अगर उस कंट्री में उसकी सरकार ने ऐसे ट्रांजैक्शन पर टैक्स नहीं लिया, तो हम भी नहीं लेंगे। अगर तेरी सरकार तुझे नहीं छोड़ रही, तो भैया हमें भी टैक्स देते हुए ही जाना। मेरी बात समझ में आई? तो कहा गया, हाँ बोले बोले हाँ बाबू, वो दूसरी चीज़ है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज सिचुएशंस। वो आप पढ़ते हैं सेक्शन 90A और 91 में, ये होता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये आप लोग फ्यूचर में देखेंगे, अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपने मान लीजिए दूसरी कंट्री में भी टैक्स दे दिया, यहाँ भी टैक्स दे दिया, तो एक ही चीज़ पर 2 बार टैक्स जाता है, तो क्या होगा? ठीक है ना, वो हम लोग अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे और ना वो इसका पार्ट है। आप केवल प्लेन ये समझिए,
प्लेन अभी ये आपको समझना है कि भले ही उस कंट्री के साथ इंडियन गवर्नमेंट का कोई एग्रीमेंट या ट्रीटी है या नहीं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में किसी भी कंट्री के साथ इंडियन गवर्नमेंट का ट्रीटी होता है, तो अगर ट्रीटी है तो कोई एक देश में आपको टैक्स देना है, या तो उधर देना है या तो इधर देना है। बात समझ में आई? और ट्रीटी नहीं है तो उधर भी देना है और इधर भी देना है, लेकिन जो आपने इधर देना है उसका वेटेज कम हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं आप, तो उस हिसाब से कम हो जाता है। कैसे कम होता है वो हम सब वहाँ पर देखेंगे DTAA में। वेटेड एवरेज करके कम किया जाता है, एवरेज टैक्स निकाला जाता है, वो न कम होता है। फिलहाल अभी छोड़ देते हैं उसको। दो कंडीशंस हैं। मैंने कहा अगर कोई फॉरेन एमलगमेटिंग कंपनी या फॉरेन एमलगमेटेड कंपनी के साथ एमलगमेशन प्रोसेस में अपनी एसेट्स को ट्रांसफर कर रहा है और उस एसेट्स में इंडियन कंपनी के शेयर्स और सिक्योरिटी भी ट्रांसफर होते हैं, तो उस केस में एसेट ट्रांसफर पर इंडियन गवर्नमेंट माफ करती है अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएं। पहला कहा गया इफ पहली कंडीशन कही गई कि इफ 25% शेयर होल्डर ऑफ द फॉरेन एमलगमेटिंग कंपनी आर रेडी टू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ फॉरेन एमलगमेटेड कंपनी। नंबर 2, इफ no capital gain taxes are to be charged or imposed by the country in which such foreign amalgamating company is incorporated. That's it. याद रहेगा? हाँ जी, दोनों की दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। मैंने एंड लिख दिया। बोथ ऑफ दीज टू कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। चलिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ये फॉरेन एमलगमेटिंग कंपनी है, ये फॉरेन एमलगमेटेड कंपनी है क्या कि इसके पास जो शेयर होल्डर हैं ABCDE, चलो 4 मान लेते हैं। इसके पास शेयर होल्डिंग है 30, 33, 35 और 2%। नहीं, इसको कर देते हैं 25 और इसको कर देते हैं 40। ठीक है ना? अच्छा, ये हमारे पास है। अगर मैं कहूं केवल ये C यहां पर गया, कितना? केवल, तो क्या हो गया? अमेलगमेशन मान लिया जाएगा। ठीक है, केवल C गया 25% लेकर। अच्छा, और अगर केवल ये गया तो क्या बोल रहे हैं? मान लिया जाएगा। ओ मान लिया जाएगा, क्योंकि यहां वर्ड्स क्या दिया हुआ है? शेयर होल्डर्स। शेयर ये नहीं लिखा है कि एटलीस्ट शेयर होल्डर्स होल्डिंग वैल्यू नॉट लेस देन 25% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल। ऐसा तो मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने बोला 25% शेयर होल्डर। नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने थे? 4 का 25% कितना होता है? तो कोई भी एक बंदा यहां चला गया तो भी मान लिया जाएगा, वो कंडीशन पूरी हो गई। अब बोलो कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ जी, अच्छा ये बात तो हो गई। डन डना डन डन। कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है, नहीं है? कहता है transfer of a capital asset being shares held in an Indian company in a scheme of amalgamation by the foreign amalgamating company to the foreign amalgamated company is exempt if the following conditions are satisfied. And लिखा हुआ है at least 25% shareholder of the amalgamating foreign company continue to be the shareholder of the amalgamated foreign company, and such transfer doesn't attract on capital gain in the country in which the foreign amalgamating company is incorporated. Foreign amalgamating company is incorporated. Is it okay or not? चल सकते हैं आगे। इसको हम पॉइंट नंबर 6 को आज नहीं बताएंगे। इसी तरह सेम इसी तरह, क्योंकि कंफ्यूज करने से कोई फ़ायदा नहीं है आप लोगों को। ये पॉइंट नंबर 10 भी आज नहीं बताएंगे। दोनों को हम नेक्स्ट सेशन में जब आएंगे तो पहले एकदम फ्रेश माइंड से इन दोनों के बारे में एक स्टोरी बताएंगे, छोटी सी 5 मिनट की। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? अच्छा, कहता है नेक्स्ट पॉइंट कि अगर मैंने कहा कि ये एमलगमेटिंग कंपनी है, ये एमलगमेटेड कंपनी है, ये ख़त्म, ये इसके पास गई, यहाँ पर सेक्शन 47 लग जाएगा अगर एमलगमेटेड कंपनी इंडियन कंपनी है तो, यानी ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। और अगर 43(1) की बात करें तो इसी की WDV इसी की एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी। यही तो बताया गया था।
दूसरा कहा गया, अगर ये फॉरेन एमलगमेटिंग कंपनी है, फॉरेन एमलगमेटेड कंपनी के पास जा रही है और इसके पास इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं, तो उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। दोनों कंडीशन 25% वाली और नो कैपिटल गेन टैक्सेस आर अट्रैक्टेड, ये भी दोनों कंडीशन हो गई। चलिए, एक तीसरा बोला, एक कहानी सुनी होगी, करे कोई और भरे कोई, सुना है ना। अब डिसीजन तो इन दो कंपनियों का था और इस कंपनी में XYZ बेचारे अपने घर पे बैठे थे, PQR ये शेयर होल्डर, ये अपने घर पे बेचारे बैठे थे, आराम से बैठे थे, इनको पता ही नहीं कहानी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। इनके पास नोटिस आ गया। नोटिस क्या आ गया कि हुआ ये है कि एमलगमेटिंग कंपनी ना, आपकी कंपनी ख़त्म हो गई और इसने अपनी सारी एसेट एमलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफ़र कर दी। अच्छा, अब चूंकि ये लोग टैक्स तो पढ़े हुए नहीं हैं, साइंस साइड के स्टूडेंट रहे होंगे या कॉमर्स पढ़े होंगे, तो शायद बीकॉम वगैरह करके छोड़ दिए, इनको इतना मालूम नहीं, याद नहीं। तो नोटिस ये आई कि देखो भाई, ये कंपनी एक्स लिमिटेड अब ख़त्म हो गई, इसने अपनी सारी एसेट्स वाई लिमिटेड को दे दी। अब वाई लिमिटेड है सारी करता धरता, और आपके शेयर ना, अब आपको अगर कैश मिल रहा है तो ठीक, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, ये लोग यहाँ पर क्या बन जाते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं। नॉर्मली यही होता है एमलगमेशन के केस में, ये लोग नई कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। अगर ये शेयर होल्डर जो पहले एमलगमेटिंग कंपनी के पास थे, अब उनके पास नई कंपनी के शेयर आ गए, तो गवर्नमेंट इनसे टैक्स लेगी या नहीं लेगी? देखो, तो नॉर्मली लेना चाहिए, नॉर्मली लेना चाहिए, क्योंकि इनके शेयर अब ट्रांसफर हो गए, पुरानी कंपनी के शेयर खत्म, अब इनके पास जो शेयर आएंगे वो नई कंपनी के शेयर आएंगे। ट्रांसफर हो गया ना इनके शेयर का। इनके पास एक कैपिटल एसेट थी, शेयर्स इन अ कंपनी, सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी। नाउ दो शेयर्स हैव बीन कन्वर्टेड द शेयर्स ऑफ अ न्यू वन कंपनी, ऑटोमेटिकली देयर इज अ ट्रांसफर फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर। दे वेयर नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट दैट, जानते भी होंगे तो पता नहीं होगा उनके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। तो बताओ तुम लोग को क्या लगता है कि ऐसा टैक्स लगना चाहिए इनके ऊपर? नहीं लगना चाहिए। इनका पर्पस तो कुछ कमाना नहीं था। अगर इनको शेयर के बदले शेयर मिला है तो इसका मतलब यहां पर इनका पर्पस कमाना नहीं था। तो जितने शेयर होल्डर्स को इस कंपनी के शेयर मिलेंगे उसको ट्रांसफर नहीं माना गया। लेकिन अगर आपको शेयर के बदले कुछ कैश मिल गया या शेयर के बदले आपको कुछ डिबेंचर्स मिल गए तो भैया टैक्स अब लग जाएगा। बात समझ में आई? तो शेयर के बदले शेयर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। ट्रांसफर ऑफ हाँ बोलिए, आ रहे हैं, एक मिनट मेरे लाल, एक मिनट। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग शेयर्स हेल्ड बाय शेयर होल्डर इन द एमलगमेटिंग कंपनी इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, इफ द फॉलोइंग कंडीशन, टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड। तो ट्रांसफर क्या हो रहा है? कैपिटल एसेट। वो कैपिटल एसेट क्या है? शेयर्स। किसमें? एमलगमेटिंग कंपनी में शेयर्स हैं, तो वो उसको ट्रांसफर करने पर कैपिटल गेन लगेगा या नहीं? कहता है नहीं लगेगा। ये दो कंडीशन अगर पूरी हो जाएं, ट्रांसफर इज मेड अगेंस्ट द अलॉटमेंट ऑफ शेयर इन द न्यू कंपनी एक्सेप्ट वेयर द एमलगमेटेड कंपनी इटसेल्फ द शेयर होल्डर। अभी छोड़ देते हैं इसको। एंड द एमलगमेटेड कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। तो शेयर के बदले अगर शेयर मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर शेयर के बदले कैश या कुछ और मिल गया तो वहां पर आपके ऊपर टैक्स सिस्टम लग जाएगा। अब आप शेयर होल्डर है, आपको कैश मिल गया प्लस शेयर मिल गया तो टैक्स लग जाएगा। शेयर के बदले शेयर मिला तो टैक्स नहीं लगेगा। शेयर के बदले शेयर भी मिला, डिबेंचर भी मिला और कैश भी मिला, टैक्स लग जाएगा। गॉट इट और नॉट? क्योंकि कंडीशन क्या बोलता है कि केवल शेयर्स अलॉट होने चाहिए। किस कंपनी के? नई कंपनी के। गॉट इट? उम्मीद करते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रांसफरी एमलगमेटेड कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। दैट्स इट। अब ये तो थे 3 पॉइंट हमने आपको बताया एमलगमेशन से रिलेटेड, 4, 5 एंड 6, 4 पॉइंट 4, 5 एंड 7। 6 मैंने नहीं बताया। अब यही 3 पॉइंट हमको क्या करने हैं? कॉपी एंड पेस्ट। किस केस में मालूम है? डीमर्जर के केस में। और अगर याद हो तो एक्सप्लेनेशन नंबर 6 होल्डिंग टू सब्सिडरी टू होल्डिंग 43(1) में था। 7 आपका एमलगमेशन था और 7A आपका डीमर्ज टू रिजल्टिंग से रिलेटेड था ना? यहाँ पर भी सेम वही कहानी चल रही है।
पहले हमारा यहाँ पर आया पॉइंट नंबर 3 होल्डिंग टू सब्सिडरी, उसके बाद आ गया हमारा एमलगमेशन से रिलेटेड 3 पॉइंट, और उसके बाद अब डीमर्जर से रिलेटेड 3 पॉइंट, और डीमर्जर और एमलगमेशन का एक एक पॉइंट हमने अभी छोड़ रखा है, पॉइंट नंबर 6 एंड पॉइंट नंबर 10। हाँ या ना? चलिए सर बताइए, आगे बढ़िए, जरा ढंग से सुनिए। कहता है कहानी सेम रहेगी अगर किसी कंपनी ने अपनी किसी रिजल्टिंग कंपनी को, किसी डीमर्ज कंपनी ने अपनी किसी रिजल्टिंग कंपनी को कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया है, बशर्ते रिजल्टिंग कंपनी इज एन इंडियन कंपनी, तो वहां पर कैपिटल गेन टैक्सेस कैलकुलेट नहीं होंगे। और आपको अगर याद हो तो एक्सप्लेनेशन नंबर 7 ये कहता है उसकी WDV इसकी एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। हाँ या ना? अच्छा, दूसरा पॉइंट आते हैं कि अगर कोई फॉरेन डिमर्ज कंपनी, सेम वही कहानी, फॉरेन डिमर्ज कंपनी फॉरेन रिजल्टिंग कंपनी को कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करती है और उसमें इंडियन कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर या सिक्योरिटीज ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उसको गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी, बशर्ते कितनी कंडीशन पूरी हो? पहली कंडीशन, एटलीस्ट, बोलने तो दो, एटलीस्ट शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 75% वैल्यू ऑफ शेयर्स। मैंने क्या लाइन बोली? अब वैल्यू की बात आ गई, जो गलती वहां हो रही थी अब वो यहां करनी है। शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 75% वैल्यू ऑफ शेयर्स इन द फॉरेन डिमर्ज कंपनी आर रेडी टू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ फॉरेन रिजल्टिंग कंपनी, यस और नो? तो ये कंडीशन आपकी बदल जाएगी, पहली वाली, शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 75% वैल्यू ऑफ शेयर्स इन फॉरेन डीमर्ज कंपनी। बस ये कंडीशन चेंज हुई है। यहां देखें, the shareholders holding not less than 75% in value of the shares of the foreign demerged company continue to remain shareholder of the foreign resulting company and doesn't attract the capital gain taxes in the country in which the foreign demerged company is incorporated. Got it or not? सारी चीज़ें सेम थी, केवल वहाँ 25% शेयर होल्डर था एमलगमेशन के केस में, और डिमर्जर के केस में 75% वैल्यू है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर ठीक करना चाहिए था, लेकिन आज तक ऐसे ही चला आ रहा है, शुरू से ही 25%, बाद में ये जब सेक्शन जोड़ा गया इसमें ठीक कर दिया गया 75%। चलिए, तीसरा मैंने क्या बताया था कि अगर एक बंदा जो घर पे बैठा है उसके पास इनकम टैक्स की नोटिस पहुंच रही है, उसमें क्या लिखा है कि अरे भाई आपने जिस कंपनी के शेयर ले रखे हैं ना वो कंपनी खत्म हो गई, वो अमेलगमेट हो गई है दूसरी कंपनी के साथ, लाओ पैसा। तो गवर्नमेंट ने उसको हटाया कि अगर शेयर के बदले शेयर है तो नहीं लगेगा टैक्स। यहाँ पर भी वही है, ये लोग घर पर बैठे थे डिमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर अपने घर में, तब तक उनके पास एक नोटिस आता है कि अरे भाई आपकी कंपनी रिजल्टिंग कंपनी में कन्वर्ट हो गई है, कुछ काफ़ी एसेट उसने रिजल्टिंग कंपनी को दे दिए हैं, डिमर्ज कंपनी तो है ही, रिजल्टिंग कंपनी में एक बन गई है, उसमें अब आपको मिल रहा है शेयर, डिवेंचर और कैश। तो भैया कहा गया अगर शेयर के बदले शेयर मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेयर के बदले डिवेंचर और कैश मिल रहा है या शेयर के बदले डिवेंचर कैश और शेयर्स मिल रहे हैं, कुछ भी मिल रहा है शेयर्स के अलावा भी या शेयर्स के अलावा, तो वहां पर टैक्स लग जाएगा, माफी नहीं मिलेगी। लेकिन केवल शेयर के बदले शेयर होगा तो टैक्स नहीं लगेगा। सेम वही चीज यहां कॉपी की गई है। ये अगर ट्रांसफ़र किए जाते हैं, इशू ऑफ शेयर किए जाते हैं तो ठीक है ना। मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिया, पॉइंट नंबर 11 तक सब हो गए, 2 पॉइंट्स को छोड़कर, 6 एंड 10 को छोड़कर, 3 पॉइंट एमलगमेशन में, 3 पॉइंट डिमर्जर में, 1 पॉइंट होल्डिंग और सब्सिडरी का, और शुरू के 2 पॉइंट बताए थे, गिफ्ट वाला बताया था और पार्टीशन ऑफ HUF बताया था। क्लियर है कि नहीं? अब आते हैं फिर कुछ ऐसे ही बातें कर लेते हैं। अगर कोई यहाँ पर एक अमेंडमेंट है लेकिन इस चीज़ का नहीं है, वो बिल्कुल नया क्लॉज है, तो उसके लिए आप चिंता नहीं करेंगे, वो अलग से देख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ मैं इनकॉर्पोरेट करना रह गया। अच्छा,
क्या है, अगर कोई बैंकिंग कंपनी का एमलगमेशन होता है किसी दूसरी बैंकिंग कंपनी के साथ, यानी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के साथ, देखते हैं ना गवर्नमेंट ने क्या किया, बैंकिंग से बैंकिंग कंपनी को मिला दिया, कई बैंकिंग कंपनियां थी कम कर दी ना। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया अब हम मर्ज करने वाले हैं, एमलगमेशन करने वाले हैं बैंकिंग टू बैंकिंग कंपनी का। तो अगर एमलगमेशन हो रहा है तो वहाँ पर हुआ क्या था, मैं अपने गाड़ी उठाया, मोटरसाइकिल, मेरा एक बैंक में अकाउंट था, मैं उस बैंक के बाहर जाकर खड़े हो गए, भाई आप जाएं। तो मैं ऊपर देख रहा हूँ, कैनरा बैंक का था, देख रहा हूँ ऐसे, अरे ये क्या, बोर्ड चेंज हो गया, दूसरा बैंक आ गया। अब मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, अंदर गया दौड़े दौड़े दौड़े, तो देखता हूँ वही मैनेजर जो पहले उस बैंक में था अब इस बैंक का मैनेजर है, जो कैशियर उस बैंक में था वो इस बैंक का कैशियर है। यानी केवल बाहर बोर्ड चेंज हुआ था, अंदर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है, सारे लोग वही हैं पुराने। तब थोड़ी राहत मिली हमको। ओके, पता किया जा करके तो पता चला कि बैंक का क्या हो गया, विलय हो गया है या एमलगमेशन हो गया है दूसरी बैंकिंग कंपनी के साथ। इज इट क्लियर? तो अगर किसी कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र हो रहा है, बताओ मान लो ये एक्स बैंक है पहले और अब वाई बैंक में कन्वर्ट हो गया। अगर एक्स बैंक है और वाई बैंक में कन्वर्ट हो गया तो इसके पास जो काम हो रहा था जिस बिल्डिंग में ये था, तो अब ये एक्स बैंक का बोर्ड हट करके क्या हो जाएगा, अंदर फर्नीचर हमें नए लगाने पड़ेंगे कि उसी फर्नीचर से काम चलेगा? जितने स्टाफ थे उन्हीं से काम करेंगे या नए स्टाफ रखने पड़ेंगे? अच्छा, जो हमारे पास बैंक में एसेट्स अलमीरा और कैश पड़ा था सब बदल जाएगा या वही रहेगा? अब देखो ना, यानी पहले जो एसेट्स एक्स बैंक की थी अब वो एसेट्स किसकी हो गई? तो ट्रांसफर हो गया ना? हाँ ट्रांसफर तो हुआ ना, बोलो ना। हाँ ट्रांसफर हुआ, लेकिन टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 47 ने मना किया है। इज इट क्लियर? सेम इसी तरह से अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक किसी कोऑपरेटिव बैंक के साथ रीऑर्गेनाइजेशन में जाती है, सेम वही चीज एमलगमेशन मान सकते हैं, क्योंकि कंपनी नहीं है इसलिए बोला गया कोऑपरेटिव के केस में बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन। तो अगर रीऑर्गेनाइजेशन का केस है तो वहां पर भी यही सिस्टम लगेगा। क्या नई बात बता दी आपने? तो बैंकिंग टू बैंकिंग कंपनी का एमलगमेशन, कोऑपरेटिव बैंक टू कोऑपरेटिव बैंक का रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है सर, कुछ नया बताइए। कहता है अगर कोई बंदा किसी कोऑपरेटिव बैंक में शेयर थे उसके पास, अब वो नए कोऑपरेटिव बैंक के शेयर ले लेता है पुराने हटाकर, तो उस केस को भी ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। वही एमलगमेशन वाला केस, वही डीमर्जर वाला शेयर होल्डर वाला केस की घर पे बैठे थे नोटिस आ गई। यहाँ पर भी वही है, प्रीडिसेसर कोऑपरेटिव बैंक से सक्सेसर कोऑपरेटिव बैंक के अगर शेयर मिल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन में। गॉट इट और नॉट? अच्छा, मैंने अभी तक 2 पॉइंट आपको छोड़ दिए हैं, पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 10, और ये दोनों एमलगमेशन और डीमर्जर से रिलेटेड हैं। क्या है, उनकी वैल्यू कैसे ड्रॉ की जाती है एक्सप्लेनेशन के हिसाब से हमारा सेक्शन 9 का, वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। फिलहाल कहता है, ढंग से सुनेंगे, अगर किसी, अच्छा ये तो मालूम है ना, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर बनना कितना टफ काम होता है, लैक्स और करोड़ रुपीज़ खर्च हो जाते हैं, मालूम है ना आपको? किसी भी स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर बनना, उसकी मेंबरशिप राइट लेना बहुत बड़ा काम होता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी मेंबरशिप है, आपके पास रखे हुए हैं, आप किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर हैं और आप अगर उसको ट्रांसफ़र करते हैं उस मेंबरशिप को, तो वो भी माफ़ होगा। फिलहाल इसका कोई यूज़ नहीं है, ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन चलिए मान लेते हैं किसी के पास है और वो ट्रांसफ़र करता है तो उसको भी यहाँ पर रखा गया है, उसको हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। यानी किसी के पास किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का मेंबरशिप है, लाइसेंस है, वो उस लाइसेंस को अगर ट्रांसफ़र करता है तो उसको ट्रांसफ़र नहीं माना गया है। अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर हैं, मैंने ऊपर आपको याद होगा तो जब मैंने आपको 2 केस लॉज बताए थे, पहला केस लॉ बताया था बनारसी लाल कटारिका का, दूसरा केस लॉ बताया था एच महाराजा राणा हेमंत सिंह जी का, याद है ना? उसी के नीचे एक केस लॉ और था, उसी के नीचे एक केस लॉ और था अनारकली साराभाई का। ये देखिए, है ना, है ना? पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम वो पॉइंट पढ़ेंगे एग्जामिशन वाला कि आखिर उसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पर क्यों ऐसा है, वहाँ पर वैसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ।
ये केस कहता है कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अमाउंट्स टू ट्रांसफर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये कहां डिसाइड हुआ? अनारकली साराभाई के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। कहता क्या है कि अगर कोई किसी कंपनी के पास, मिस्टर एक्स के पास किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, और आपको मालूम है इंडिया में केवल रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किया जा सकता है। कौन सा शेयर इशू किया जा सकता है? रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जिसको हम 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 7 ईयर्स के बाद जिसको वापस कैश दे करके कंपनी अपने शेयर्स वापस खरीद लेती है, जिसको हम कहते हैं रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब इस कंपनी ने, मान लो वाई लिमिटेड है, वो टाइम खत्म हो गया, इसने इनको प्रेफरेंस शेयर दिए और वापस इससे क्या ले लिया? अपना कैश वापस ले लिया और प्रेफरेंस शेयर इसने अपना वापस ले लिया। हाँ या ना? तो कहा गया क्या ऐसा रिडेम्पशन ट्रांसफर कहलाएगा? वो डिसीजन आया किसमें? अनारकली साराभाई में। कहता है अगर प्रेफरेंस शेयर रेडीम किए जाते हैं किसी कंपनी के द्वारा, तो इट मींस कि उसका जो शेयर होल्डर है वो अपने राइट्स को छोड़ रहा है, या कह सकते हैं उसने अबेंडन कर दिए शेयर। क्या कर दिए? अबेंडन, गिव अप कर दिए, अपने एसेट को छोड़ दिया। द शेयर होल्डर हैज़ टू अबेंडन और सरेंडर हिज राइट्स, और वहाँ पर भी इसको कैपिटल गेन मान लिया गया, लग जाएगा। ऐसा नहीं कह सकते कि उसी कंपनी के शेयर थे मालिक और उसी कंपनी ने ले लिए, काहे का कैपिटल गेन? अरे भाई, आपके हाथ में कैपिटल एसेट थी, आपकी उस कैपिटल एसेट को दूसरे ने वापस ले लिया, तो इसका मतलब वो ट्रांसफर हो गया। दिस इज द केस ऑफ द ट्रांसफर। अब आपके ऊपर टैक्स लगेगा। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज कवर्ड बाय अनारकली साराभाई केस। यस, दिस इज द केस ऑफ द ट्रांसफर। बट व्हाट इज एग्जेम्प्ट अंडर एग्जेम्पशंस? ये लिखा है कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ओ माय गॉड, कन्वर्जन को शामिल किया गया है। हियर वी आर नॉट कवरिंग आर redemption of preference share. Yes, this is the part of the redemption. We know very well that there are so many different types of redemption of the preference share. By conversion, yes, this is the part of the redemption. Yes or no? कन्वर्जन करके भी हम रिडेम्पशन करते हैं, एक तरह से यही तो हुआ। लेकिन यहां कन्वर्जन का मतलब होता है प्रेफरेंस शेयर के बदले क्या दे दिया जी? प्रेफरेंस शेयर के बदले प्रेफरेंस शेयर नहीं दे सकता क्या? हाँ, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। कन्वर्जन में वो नहीं आएगा। कन्वर्जन में होगा प्रेफरेंस शेयर को जब आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करेंगे तो ही एक एप्लीकेबल होगा, यानी कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर ऑफ द सेम कंपनी, देन यस इट वोंट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, क्योंकि एक एसेट गई और दूसरी एसेट आ गई। दिस इज द केस ऑफ द एक्सचेंज। और हमने कुछ ट्रांसफर कहाँ किया? मेरे पास कुछ कैश तो आया नहीं, मैंने कुछ कमाया तो नहीं। अगर मेरे पास कुछ कैश आता, कमाते, तो हम वहाँ टैक्स देते। एक एसेट गई, दूसरी आ गई। अगर 5 लाख की एसेट मैंने छोड़ी है तो जो भी एसेट आई है उसकी कीमत 5 लाख ही मानी जाएगी। मेरी बात समझ में आई? मैंने 5 लाख की एसेट छोड़ी, सामने वाले ने हमको 8 लाख की एसेट दे दी। बताओ आने वाली एसेट कितने की? 8 लाख या 5 लाख? 5 लाख ना ना, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। सेल कॉस्ट इज 5 लाख, क्योंकि हम 5 लाख की एसेट छोड़ रहे हैं, तो जो भी एसेट आएगी उसकी कॉस्ट हम 5 लाख ले लेंगे। तो कहा गया उसको हम लोग एग्जेम्प्ट करेंगे। तो 2 केस मैंने बताया। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर फॉल अंडर द केस ऑफ योर अनारकली साराभाई, which is the decision is made by the Supreme Court, while in this case conversion of a preference share into equity share is covered under section 47. That's it. Yes or no? आगे चल सकते हैं। अरे आप ना प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहे हैं, यहां तो कई कंपनियां ऐसी हैं जो डिबेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट वो रखती हैं। वो अपनी ही कंपनी के बॉन्ड्स, वो अपनी ही कंपनी के डिबेंचर आपसे वापस ले लेंगी और अपनी ही कंपनी के शेयर और डिबेंचर आपको दे देंगी। अरे 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 सर, एक बार आराम से बताइए ना। अरे मैंने कहा कि किसी कंपनी के डिबेंचर हैं आपके पास, आपसे कंपनी वापस ले लेती है डिबेंचर और उसके बदले दे देती है शेयर्स। हाँ या ना? डिबेंचर वापस ले लिए और क्या दे दिए? शेयर। आपके पास क्या थे? डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स थे, या चलिए डिपॉजिट सर्टिफिकेट थे, कंपनी ने ये डिपॉजिट सर्टिफिकेट वापस ले लिया आपसे और आपको दे दिए शेयर्स और डिबेंचर्स। क्या दे दिए? अच्छा, आपके पास बॉन्ड्स थे और कंपनी ने वो बॉन्ड्स आपसे ले लिए और वो बॉन्ड्स ले करके आपको दे दिए शेयर्स, डिबेंचर्स। हाँ या ना? तो कहा गया ये भी हमारा शामिल होगा एग्जेम्पशन में, क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू अर्न एनीथिंग आउट फ्रॉम दैट कन्वर्जन इफ द कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स, शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर और डिबेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट ऑफ अ कंपनी इनटू द शेयर और डिबेंचर ऑफ द सेम कंपनी इज एग्जेम्प्ट।
समझ में आई बात? अच्छा जी, ज़्यादा हो रहा है तो मैं एक और पॉइंट बताकर छोड़ दूं, या आप लोग बर्दाश्त कर सकते हैं 2-4 पॉइंट और कवर करवा दूं तो? अच्छा अच्छा, मतलब दिमाग में जा रहा है ना सारा? देखिए ना, लगभग लगभग आधी लिस्ट हो गई। पहला मैंने बताया था पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, ठीक है सर। दूसरा गिफ्ट विल और इररिवोकेबल ट्रस्ट, सर याद है। तीसरा मैंने होल्डिंग टू सब्सिडरी, सब्सिडरी टू होल्डिंग, उसमें अमेंडमेंट बताया था कि अगर कोई स्टॉक इन ट्रेड की तरह ट्रांसफर होती है एसेट तो उसको हम नहीं मानेंगे। दूसरा मैंने बताया था विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन, अगर 8 साल के अंदर 2 गलतियां कर दी तो आपका क्या हो जाएगा, केस रीओपन हो जाएगा। 2 गलतियां कौन सी कर सकते हैं? पहला, अगर 100% शेयर होल्डिंग ना रहे होल्डिंग कंपनी के पास, और दूसरा मैंने बताया कि अगर वो स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दे तो। उसके बाद मैंने पॉइंट नंबर 4 बताया एमलगमेशन के केस में। उसके बाद बताया फॉरेन एमलगमेटिंग टू फॉरेन एमलगमेटेड कंपनी। उसके बाद मैंने बताया कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं एमलगमेशन के केस में शेयर के बदले शेयर ले लेते हैं। डिमर्ज टू रिजल्टिंग कंपनी, फॉरेन डिमर्ज टू फॉरेन रिजल्टिंग कंपनी, शेयर होल्डर ऑफ डिमर्ज कंपनी, यस और नो? इनके बाद मैंने बताया बैंक टू बैंक का, कोऑपरेटिव सोसाइटी टू कोऑपरेटिव सोसाइटी का, कोऑपरेटिव बैंक टू कोऑपरेटिव बैंक का। उसके बाद मैंने शेयर होल्डर बताया कोऑपरेटिव वाले सोसाइटी वाले केस में प्रीडिसेसर टू सक्सेसर, कंपनी के शेयर्स ले लें, सोसाइटी के शेयर्स मिल जाएँ तो। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्रेफरेंस शेयर्स का कन्वर्जन इसमें कवर होता है सेक्शन 47 में। फिर उसके बाद मैंने बताया आपको डिवेंचर, बॉन्ड्स एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट का उसी कंपनी में कन्वर्जन, शेयर और डिवेंचर में, यस और नो? कुछ छूटा नहीं ना है? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं छूटा है, नहीं छूटा है। चलिए, अगर आपको याद हो, ये पहले मैं आपको ये बताता हूं क्या है सेक्शन 115 AC में रेफर्ड सिक्योरिटीज क्या है। आपने कभी ADR, GDR और FCCB का नाम सुना है? ADR का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। GDR का मतलब होता है और FCCB का फॉर्म होता है, फुल फॉर्म होता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। ये क्या है बेसिकली, कोई बताएगा हमको? कोई जो थोड़ा बहुत? अच्छा चलिए मैं बता देता हूँ। मान लीजिए मैं इंडियन कंपनी हूँ और मुझे शेयर इशू करने हैं, लेकिन शेयर इशू करके आई जस्ट वांट टू हैव द फॉरेन करेंसी। मुझे किस में चाहिए पैसा? तो मैं इंडिया में शेयर इशू करूँ तो मुझे फॉरेन करेंसी मिल जाएगा। इसका मतलब मुझे ये शेयर आउटसाइड इंडिया इशू करना पड़ेगा। अगर आउटसाइड इंडिया इशू करूंगा तो वहां के लोग मुझे क्या देंगे? फॉरेन करेंसी में पैसा देंगे। लेकिन क्या मेरा इंडिया का शेयर वहां शेयर कहलाएगा क्या? शेयर तो इंडियन कंपनी का है, वहां जाकर वो नाम बदल देता है उसको। हम लोग वहां पर अगर आउटसाइड इंडिया में शेयर से पैसा लेना हो तो वहां पर उसका नाम हो जाता है ADR या GDR। अगर अमेरिका से लेंगे तो ADR, अदर देन अगर फॉरेन कंट्री से पैसा लेंगे तो उसको हम कहेंगे GDR। अमेरिका ने कहा है कि हमारा जो रिटेल इन्वेस्टर होता है मिनिमम इतनी नेटवर्थ रखेगा तभी हम उसको इन्वेस्ट करने देंगे, अदरवाइज नहीं करने देंगे। तो उसने वहाँ पर भी अपनी एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन या एक कह सकते हैं स्पेसिफिक कंडीशन रखी, जिसके कारण अमेरिका में हमको ADR इशू करना पड़ता है ताकि फॉरेन करेंसी में पैसा आए। अदर देन अमेरिका हमको GDR इशू करना पड़ता है ताकि फॉरेन कंपनी से इंडिया में पैसा आए। नाउ whoever the person is the holder of ADR, GDR won't be treated as equivalent to the shareholder. They won't be treated as shareholder. If they have shares, then yes, they would be treated as shareholder. But here in this case, they are the ADR holder or JDR holder. They don't have the same right as the shareholders have. जैसा शेयर होल्डर के पास राइट होता है कि कंपनी के मीटिंग को बुला सकता है, मतलब कंडक्ट करवा सकता है इन केस ऑफ प्रॉब्लम, और पार्टिसिपेट कर सकता है, वोट कास्ट कर सकता है,
ये सारी चीज़ें एडीआर और जीडीआर वालों को नहीं मिलती। और ये भी पॉसिबल नहीं है, या ऐसा जरूरी नहीं है कि एक शेयर मीन्स एक एडीआर, ना 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 ना, या एक जीडीआर। हो सकता है कि 5 शेयर के बराबर हम एक एडीआर इशू करें, ये हो सकता है, नहीं हो सकता। या 5 शेयर के बराबर हम एक जीडीआर इशू करें। तो ऐसा नहीं है कि 1:1 का कोरिलेशन होना चाहिए। कहा गया कि दोज एडीआर और जीडीआर होल्डर don't have any right equivalent to the shareholders, but if they just want to convert themselves into the shareholder they can do so। अगर वो अपने आप को शेयर होल्डर में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी एडीआर और जीडीआर होल्डर्स को एक पावर दिया गया है, वो अपने आप को शेयर होल्डर में कन्वर्ट करवा दें। अच्छी बात है, शेयर होल्डर में कन्वर्ट करवा दो। एज एंड व्हेन दे गेट द शेयर होल्डर, बिकम शेयर होल्डर, they will get each and every right equivalent to the normal shareholder of the company, because now they are the shareholder, they are not the ADR or GDR holder because they converted themselves। अच्छा, जब उन्होंने कन्वर्ट कर लिया तो ठीक है, उनको सारे पावर मिलेंगे। वंस दे कन्वर्ट इनटू द शेयर होल्डर, नाउ इफ दे जस्ट वांट टू गेट इट कन्वर्ट अगेन इनटू द एडीआर और जीडीआर होल्डर, नॉट पॉसिबल एट ऑल। अगर वो दोबारा अपने आप को एडीआर और जीडीआर होल्डर में कन्वर्ट करना चाहें तो पॉसिबल नहीं है। यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, एफसीसीबी क्या होता है? जब इंडियन कंपनी को डिवेंचर इशू करती है कंपनी, तो ठीक है, डिवेंचर इशू करके कंपनी पैसा ले सकती है। लेकिन अगर यही डिवेंचर फॉरेन कंपनी को इशू करना हो तो फॉरेन करेंसी में पैसा ले करके, फॉरेन करेंसी में पैसा लेना हो डिवेंचर के अगेंस्ट, तो कंपनी को आउटसाइड इंडिया एफसीसीबी इशू करना पड़ता है। क्या इशू करना पड़ता है? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। ये शेयर डिवेंचर होल्डर की तरह नहीं होते, इनके भी कुछ राइट्स अलग होते हैं। जैसे डिवेंचर होल्डर्स गेट देयर इंटरेस्ट पोर्शन इन टर्म्स ऑफ इंडियन रूपी, इनको इंडियन टर्म्स में दिया जाता है पैसा डिवेंचर को, उनके इंटरेस्ट का। वाइल इन द केस ऑफ द एफसीसीबी दे वांट टू गेट देयर इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ द फॉरेन करेंसी इन विच दे इन्वेस्टेड। यस और नो? तो इनका रिस्क नहीं होता, उनको इंटरेस्ट हम उसी करेंसी में देते हैं जिस करेंसी में इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है। चलिए, पहली चीज़ इंटरेस्ट मिलेगा, अच्छी बात है, उसी करेंसी में मिलेगा जिस करेंसी में इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, ये भी अच्छी बात है। और कहा गया कि ये कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आप को, किसमें? नाम ही है कन्वर्ट, किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? डिवेंचर। यहीं पर मात खा गए, मैंने निशान लगा लिया तो हाँ जी, वो अपने आप को शेयर्स पे कन्वर्ट कर सकते हैं कंपनी के। जी सर, कन्वर्जन हमेशा शेयर्स में होगा, तो वो लोग अपने को कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स में। और वंस दे कन्वर्ट, एक बार अगर उन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया तो अब उनको जो इंटरेस्ट अब तक फॉरेन करेंसी में मिल रहा था ना, इंटरेस्ट जो अब तक फॉरेन करेंसी में मिल रहा था ना, वो अब नहीं मिलेगा, अब उनको डिविडेंड मिलेगा इंडियन करेंसी में। अब तक उनको रिस्क कवर हो जा रहा था फॉरेन करेंसी में इंटरेस्ट मिलने के कारण, जो करेंसी में फ्लक्चुएशंस होते हैं मार्केट में, कभी करेंसी का रेट कम या ज़्यादा, तो उस करेंसी फ्लक्चुएशन के रिस्क से वो लोग बाहर थे, तो उनको एक फ़ायदा मिल रहा था। लेकिन उनको फ़ायदा दिखा कि चलो अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट हो जाते हैं, शेयर होल्डिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, विल गेट मोर एंड मोर। उन्होंने ये सोच करके अपने आप को शेयर में कन्वर्ट कर दिया। एक बार अगर आपने शेयर होल्डिंग में अपने आप को कन्वर्ट कर दिया, दोबारा अगर आप एफसीसीबी लेना चाहें तो पॉसिबल नहीं है। अब आपको जो भी डिविडेंड वगैरह मिलेगा वो इंडियन करेंसी में ही मिलेगा, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। बात समझ में आई? लेकिन इसका एक सबसे बड़ा लॉस होता है, कंपनी कभी भी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं कर सकती। उसको मालूम ही नहीं कि कितने लोग एफसीसीबी से कन्वर्ट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का हमेशा डामाडोल रहता है। कंपनी अपने फ्यूचर के प्लानिंग को एक सेट टारगेट लेकर के काम नहीं कर सकती। बात समझ में आई? ये पूरा आपका टॉपिक है, जानते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप लोग पूरा एक टॉपिक पढ़ते हैं, इसमें 5 मार्क्स का 5 to 7 मार्क्स के क्वेश्चंस का आता है, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 5 to 6 मार्क्स का ये पूछा जाता है शॉर्ट नोट्स में। तो ये पूरी कहानी हो गई आपकी। अब यहाँ पर चूंकि इसका यूज़ है इसलिए मैंने वो कहानी गा दी। अब बताओ, कंपनी ये एडीआर और जीडीआर या एफसीसीबी क्यों इशू करती है? ताकि उसको क्या मिले? फॉरेन करेंसी। किससे मिले? नॉन रेजिडेंट से। किससे मिले? हाँ
हाँ, नॉन रेजिडेंट से ये पैसा मिले। अब जरा देखो, कहा गया अगर आप ये ट्रांसफ़र करते हैं, अगर कोई नॉन रेजिडेंट अपना एडीआर, जीडीआर या एफसीसीबी, मैं ऐसा बोल दूं 115 एसी में रेफर्ड सिक्योरिटीज़ को अगर कोई नॉन रेजिडेंट किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को ट्रांसफ़र कर देना तो उसको ट्रांसफ़र नहीं करते, उसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाता। मैंने क्या बोला, ज़रा मेरे साथ एक बार बताओगे? अगर कोई एक नॉन रेजिडेंट इन एफसीसीबीज़ को, एडीआर और जीडीआर को किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को ट्रांसफ़र कर दे तो उसको क्या नहीं बोलते? ट्रांसफ़र नहीं बोलेंगे। अच्छा सर, समझ में आ गया। मैं क्वेश्चन दूं, गलत करोगे? मतलब करके दिखाओगे? हाँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। ये है, इसकी कॉस्ट है और इसने ये सेल कर दिया। मान लेते हैं ये जीडीआर है। इसने 100 रुपये में, हम रुपीज़ में दे रहे हैं, इसने 100 में ख़रीदा था और 150 में सेल कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, ये नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, और ये कौन है? हाँ जी, इसने 150 में ख़रीदा होगा, क्यों? और इसने 180 में बेच दिया। किसको बेचा? इसको बेचा। और इसने 200 में बेच दिया। इसने कितने में ख़रीदा? 200 में। इसने कितने में बेचा? 230 में। इसने कितने में ख़रीदा? 230 में। इसने कितने में बेचा? 300 में। इसने कितने में बेचा? 380 में ख़रीदा और 300 में ख़रीदा और 400 में बेचा। बता सकते हो टैक्स कहाँ लगेगा? ए को या एफ को? हाँ बोले। अगर कोई नॉन रेसिडेंट अपने एडीआर, जीडीआर, एफसीसीबी किसी दूसरे नॉन रेसिडेंट को ट्रांसफ़र करता है तो वहाँ पर कैपिटल गेन ए को नहीं देना है। अगर कोई बी अपने जो नॉन रेसिडेंट है किसी दूसरे नॉन रेसिडेंट को एडीआर, जीडीआर ट्रांसफ़र करता है तो बी को कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अगर सी ने कोई नॉन रेसिडेंट को ट्रांसफ़र किया है तो उसको भी नहीं लगेगा। डी ने किसी नॉन रेसिडेंट को ट्रांसफ़र किया है तो इसको भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर किसी नॉन रेसिडेंट ने किसी रेसिडेंट को ट्रांसफ़र कर दिया तो यहाँ पर ये केस आ जाएगा। हम इस सेक्शन में इसकी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ई की। एफ पर तो लगना ही लगना है, उसके लिए अलग से सेक्शन बनाने की क्या ज़रूरत है भाई, है कि नहीं? अगर एफ जो है किसी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करता है, परचेस करता है तो ठीक है, उस पर टैक्स तो, उस पर तो हम तो कुछ नहीं बोलने जा रहे। प्रॉब्लम तो इस केस में है कि जहां पर कोई नॉन रेसिडेंट किसी रेजिडेंट को कैपिटल एसेट जो एडीआर, जीडीआर और एफसीसीबी है उसको ट्रांसफर करता है तो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। गॉट इट और नॉट? कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? तो हम जो ये पॉइंट बता रहे हैं केवल ई के रेफरेंस में बता रहे थे। किसके रेफरेंस में बता रहे थे? ई के बारे में। इज इट क्लियर? चलिए, एनी ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन, यहां तो ट्रांसफर हो गया था कैपिटल एसेट का, अगर कन्वर्जन होता है बॉन्ड्स का इनटू द शेयर और डिवेंचर ऑफ अ कंपनी, उसको भी माफ किया गया। कहानी से पता चल गया होगा कि कन्वर्जन हो सकता है, कहानी से पता चल गया होगा कन्वर्जन हो सकता है ना? तो अगर कन्वर्जन हो रहा है तो ठीक है, एडीआर, जीडीआर का शेयर में कन्वर्ट हो गया, एफसीसीबी का भी शेयर में कन्वर्ट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कन्वर्जन होता है तो उसको कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा, कन्वर्जन को कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा। इज इट क्लियर ना? ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन मतलब ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। तो हमने अभी तक आपको जो कुछ भी बताया, हम केवल एक और चीज़ आपको बताएंगे, पॉइंट नंबर 21, ये 20 आपको नेक्स्ट सेशन बताएंगे। क्या क्या बताया एक बार मेरे साथ साथ रिवाइज करते हुए चलो ना। देखो 20 पॉइंट हो गए, लगभग खत्म होने वाला है। पहला मैंने बताया पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, ढंग से सोचते जाओ, अगर कहीं लिख सकते हो तो लिखते जाओ, दिमाग में सेट होता जाएगा। पार्टीशन ऑफ एचयूएफ हो गया, गिफ्ट विल और इरिवोकेबल ट्रांसफर हो गया, होल्डिंग टू सब्सिडरी, सब्सिडरी टू होल्डिंग हो गया, एमलगमेशन हो गया, फॉरेन एमलगमेटिंग टू फॉरेन एमलगमेटेड हो गया, शेयर होल्डर एमलगमेशन के केस में हो गया, डिमर्ज टू रिजल्टिंग हो गया, फॉरेन डिमर्ज टू फॉरेन रिजल्टिंग हो गया, शेयर होल्डर ऑफ डिमर्ज कंपनी हो गया, बैंकिंग टू बैंकिंग कंपनी हो गया, कोऑपरेटिव बैंक टू कोऑपरेटिव बैंक हो गया, कोऑपरेटिव बैंक का शेयर होल्डिंग ट्रांसफर से रिलेटेड हो गया, और सेक्शन 115 एसी में रेफर्ड एडीआर, जीडीआर और एफसीसीबी का केस हो गया। सेक्शन 115 एसी में रेफर्ड सिक्योरिटीज़ को कन्वर्जन से रिलेटेड हो गया, नॉन रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट पहले वाले में, दूसरे वाले में कन्वर्जन था। और कोई छूट रहा है ना?
मेंबरशिप राइट, यस। तो अगर किसी स्टॉक एक्सचेंज का मेंबरशिप राइट है आपके पास, उस लाइसेंस को आप ट्रांसफ़र करते हैं तो वो नहीं माना जाएगा। आज का लास्ट पॉइंट चलें बताएं। आते हैं SGB, सोवर्ण गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। तो सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए व्हाट इज दिस। ये SGB या सोवर्ण गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड क्या होते हैं? कहता है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है। क्या है ये? जिसको जिसको हम लोग डिनोमिनेटेड करते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स या गोल्ड ग्राम, इन टर्म्स ऑफ गोल्ड ग्राम्स। जैसे आप कहते हैं आप 1 तोला सोना लेने जाते हैं तो उसमें कितने ग्राम आते हैं? 10 ग्राम, है कि नहीं? तो वही चीज़ है यहाँ पर। जो आप गोल्ड लेने जा रहे हैं, गवर्नमेंट कहती है गोल्ड हमसे लो। आपने कहा ठीक है हम आ रहे हैं लेने। आपने गवर्नमेंट के खाते में 1 लाख रुपए डाला, वहाँ से गोल्ड ना आकर एक सर्टिफिकेट आया कि आपके पास में इतने ग्राम गोल्ड हैं। आप कहेंगे कहाँ है? उसी में ही चिपका हुआ है, दिख नहीं रहा है। तो वो जो सर्टिफिकेट है उसको हम लोग कहते हैं सोवर्ण गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। तो उसमें ग्राम ऑफ गोल्ड लिखा रहता है। जब आप मैच्योरिटी पर जाएंगे तो आपको उतने पैसे मिल जाएंगे जितने ग्राम गोल्ड आपने खरीदे थे उसकी मार्केट वैल्यू के बराबर का। दे आर सब्सटीट्यूट फॉर होल्डिंग फिजिकल गोल्ड। तो गवर्नमेंट ने कहा आप अपनी जेब में गोल्ड रखकर क्या करेंगे? रिस्की रहता है, आप मेरे पास रख दें, हम मान लेंगे आपके पास गोल्ड है, आप भी खुश हम भी खुश, पैसा मेरे पास आ गया, हमारी जेब से कुछ गया नहीं, हम बोल देंगे हमने आपको इतना गोल्ड बेचा है। इन्वेस्टर पे इश्यू प्राइस इन कैश एंड बॉन्ड विल बी redeemed इन कैश ऑन मैच्योरिटी। RBI इश्यू SGB ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है सर। कहता है कि अगर कोई सोवर्ण गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड आपने लिया, मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए में लिया। कितने में लिया? 5 लाख रुपए में लिया। और जितना भी ग्राम गोल्ड आया हो 10 20 मान लेते हैं 120 ग्राम गोल्ड आ गया आपके पास इन टर्म्स ऑफ पेपर। आपको इन फॉर्म ऑफ पेपर मिल गया ये 120 ग्राम गोल्ड। अब हुआ क्या? आपने इसको 5 साल बाद मैच्योरिटी पर ले गए, गवर्नमेंट को आपने वापस दिया ये सर्टिफिकेट, और गवर्नमेंट ने 120 ग्राम गोल्ड की कीमत आपको चुका दी उस समय। मान लेते हैं 7 लाख रुपए उसकी मार्केट वैल्यू थी, गवर्नमेंट ने उसकी मार्केट वैल्यू आपको दे दी, बात खत्म। आपको फिजिकल फॉर्म में गोल्ड रखने की क्या जरूरत है? गवर्नमेंट कहती है अगर इस तरह का रिडेम्पशन होगा ना, ये जो कैपिटल गेन होगा ना, हम इसको माफ करेंगे, इस पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। सोचो कितने रुपए का कैपिटल गेन माफ हो गया? नियर अबाउट 2 लाख रुपए का। इंडेक्सेशन छोड़ दो तो गवर्नमेंट ने माफ कर दिया और कहा अगर कोई रिडेम्पशन आप करवा रहे हैं SGB का तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। और कहा गया रिडेम्पशन की बात हो रही है, अगर मैंने जिसके पास ऐसा SGB है, मैंने वो SGB आपको बेच दिया, मैंने गवर्नमेंट को नहीं मैच्योर करवाया ना बाबा ना, मैंने ये 120 ग्राम गोल्ड का जो सर्टिफिकेट है ना, मैंने आपको दे दिया और मैंने आपसे 6 लाख रुपीज़ ले लिए। अब बताओ कि टैक्स लगेगा या नहीं? यहां लग जाएगा, यहां लग जाएगा। Exemption is available only on redemption. It means if these SGB are transfer shall not be applicable section 47 and charged to capital gain tax. लेकिन अब उसके बाद मान लो ये मिस्टर Z है, ये इस गवर्नमेंट के पास इसको रेडम्पशन के समय लेकर पहुंचा तो इसको माफ हो जाएगा, इसके ऊपर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। बात समझ में आई? तो जो रेडेम्पशन करवाएगा उसको टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उस रेडेम्पशन की डेट से पहले जो भी परचेज और सेल होगा SGB का मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में, तो उस पर टैक्स लग जाएगा, कैपिटल गेन लगेगा, वो माफ नहीं होगा। केवल रेडेम्पशन माफ है, अदर देन रेडेम्पशन माफ नहीं है। बात समझ में आई ना यहाँ? बस ये केवल इंडिविजुअल को लगता है, जाहिर सी बात है गोल्ड कोई कंपनी तो खरीदेगी नहीं, इंडिविजुअली खरीदेगा नॉर्मली। तो आपके ये सारे पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट छोड़कर 21 पॉइंट हो गए, यानी 18 पॉइंट हो गए, और इसको अगर सेक्शन 46 को मिला लिया जाए तो 19 पॉइंट हम लोगों ने कर लिए। नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो हम लोग के कुल अभी 15-17 बाकी हैं, जिसमें से 4, 5, 6 तो बहुत सिंपल पॉइंट होंगे, 3-4 बड़े बड़े पॉइंट हैं और 3-4 आपके अमेंडमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें कोऑपरेटिव बैंक वाला है और इसी तरह 2-3 अमेंडमेंट और हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए टाटा। बोले कुछ पूछना है तो पूछें, बिल्कुल इत्मीनान से बिंदास होकर के पूछें, एक एक करके बाबू। इसका PDF मैं अभी शेयर कर दे रहा हूँ, और बता रहे हैं बाबू, बता रहे हैं। हाँ बोलिए बाबू।
देखिए बाबू, देखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना बाबू आपको। ठीक ठीक, इसके पहले के तो आपको सैलरी वगैरह के सारे लेक्चर शेयर हो चुके हैं 22-23 के, नहीं हुए हैं? हाँ, सैलरी वगैरह नहीं है जो शेयर हुआ है आपको वेबसाइट, जो अभी कुछ दिन पहले 4-5-6 दिन पहले मैंने शेयर की है, वेबसाइट का लिंक शेयर किया, उसमें शेयर सैलरी और बेसिक इंट्रोडक्शन 22-23 का नहीं है उसमें? अरे, मैं करवा देता हूँ वो, कल तक उसको अपडेट करवा देते हैं, ठीक है? आप वो लिंक हमें वापस शेयर कर दें, हम उसी में अपडेट करके आपको कर देंगे, ठीक है? हमें आप वापस मैसेज कर दें, उस लिंक को शेयर कर दें, हम करवा देते हैं। और बोलिए, किसी और को कोई दिक्कत? हाँ मोनिका, क्या बोल रहे थे, क्या बता दें दोबारा? कौन सा पहला पॉइंट? इर्रिवोकेबल ट्रस्ट का मतलब होता है कि मैंने किसी के ऊपर विश्वास किया। अब जैसे आपका गिफ्ट है, तो किसी को गिफ्ट देंगे तो सरकार टैक्स ले लेगी क्या आपसे? नहीं। इसी तरह अगर किसी ने किसी को विल दिया, तो क्या वो वापस ले लेगा क्या एसेट? नहीं। एक बार विल दे दिया तो दे दिया, एक बार गिफ्ट दे दिया तो दे दिया, उसको वापस। उसी तरह जब इर्रिवोकेबल ट्रस्ट होता है, इट मीन्स कि इस ट्रस्ट को बीच में तोड़ा नहीं जा सकता, इर्रिवोकेबल है। हमने जो ये एसेट किसी बेनिफिशियरी के नाम से इनडायरेक्टली ट्रस्ट को दे करके ट्रांसफर की है, वो लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी उसका फायदा उठाएगा। हाँ, जब तक बेनिफिशियरी जिंदा है तब तक वो फायदा उठाएगा, उसको हम कहते हैं इर्रिवोकेबल ट्रस्ट। उसकी डेथ के बाद ही ये वापस हमारे पास रीएज्यूम हो पाएगी, उसके पहले वो एसेट मेरे पास नहीं आ सकती। लेकिन अगर मैंने कोई एक ऐसा क्लॉज ऐड कर दिया उस ट्रस्ट में कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 years the 50% of the asset will be reassumed to me, या उस एसेट का 50% एसेट वापस मेरे पास आ जाएगा, या मैं उस एसेट की इनकम पर कुछ ना कुछ हिस्सा अपने पास रखूं, मैं कहूं कि वॉट एवर द इनकम अर्नड बाय द ट्रस्ट 20% शैल बी गिवन टू मी एंड 80% टू द बेनिफिशियरी। इट इज नॉट अ केस ऑफ द इर्रिवोकेबल ट्रस्ट, इट इज द केस ऑफ द रिवोकेबल ट्रस्ट। अगेन मैं ये बोल सकता हूं कि इस एसेट को मैं ट्रस्ट को दे रहा हूं बेनिफिशियरी के लिए, लेकिन बेनिफिशियरी के पास ऊपर ये कंडीशन लगेंगे। कोविनेंट ट्रस्ट करके होता है, तो कोविनेंट ट्रस्ट वो नहीं आप बना सकते, एक शर्त नहीं लगा सकते एक्स्ट्रा, वो अनकंडीशनल होनी चाहिए। बात समझ में आई? तो उसको भी माफ कर दिया गया है। और कुछ पूछना है पूछें, नहीं तो हम टाटा बाय बाय, हम शेयर कर दे रहे हैं अभी 2 मिनट में आप लोगों को पीडीएफ। मनीषा बोले बाबू। बाबू मैं समझा नहीं, फिर से बोलें एक बार। बाबू प्रीडिसेसर और सक्सेसर क्या होता है? मैं प्रीडिसेसर हूं, पहले बैंक मेरे पास थी, कोऑपरेटिव बैंक। अब वो कोऑपरेटिव बैंक का गवर्नमेंट ने रीऑर्गेनाइजेशन करवा दिया, वो किसी दूसरे के पास गए। देखते होंगे कोऑपरेटिव बैंक में ही सारे घोटाले होते हैं ना, क्योंकि उनका कोई एक स्ट्रक्चर नहीं होता। नेता जो होते हैं वो कोऑपरेटिव बैंक से मेन हेड बन करके बैठे रहते हैं, ये देखा होगा आपने। और ये नोटबंदी में ये सब चीज़ें निकल करके आई भी थी। तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा टेंशन थी, ये जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है कुछ अनऑर्गेनाइज्ड है इसमें पोर्शन, जिसमें ब्लैक मनी या ब्लैक इकोनॉमी बहुत तेज़ी से दौड़ रही है। तो गवर्नमेंट ने उसको कंट्रोल किया, और उसके लिए क्या कहा कि ठीक है हम आपके ऊपर ये कंडीशन लगाएंगे। तो कई कोऑपरेटिव बैंक कोलैप्स कर जाते, खत्म हो जाते। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हम आपके मर्जर का स्कीम ले आ रहे हैं, आप मिल जाइए किसी दूसरे के साथ, ताकि वो टेंशन ही ना रहे। बात समझ में आई? तो अब हम ज़्यादा कोऑपरेटिव बैंक्स ना करके कम कोऑपरेटिव बैंक्स करने लगे, कम कोऑपरेटिव बैंक्स बड़े बैंक करने लगे। तो जो छोटे कोऑपरेटिव बैंक्स थे उनको बड़े कोऑपरेटिव बैंक्स में मिलाया जाने लगा, तो उस स्कीम को भी गवर्नमेंट ने माफी में दे दिया। बात समझ में आई? और कोई? बिल्कुल ठीक है, कन्वर्जन तभी कहलाता है। कौन ऐसा कंपनी होगा जो डिवेंचर के बदले डिवेंचर देकर कन्वर्ट करवाएगा? क्या फायदा? हाँ बोले, किसी और को कोई दिक्कत? टाटा बोले ना। 2 मिनट में आप लोगों को शेयर हो जाएगा पीडीएफ, 2 मिनट में शेयर हो जाएगा। किस पेज तक है? पेज नंबर 5 है, मैं पेज नंबर 6 नहीं, ये है पेज नंबर 7 तक मैं अभी शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है ना? थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, नमस्ते।